कि इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करना लीगल है, अलाउड है या बैन है? अगर आपने कभी किसी का मर्डर कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने इनकम जनरेट करी है तो वो भी लीगल है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या यूएसडीटी में अमाउंट है जिसपे उसको कोई टैक्स नहीं देना? अप टू 20 लाख ओके। आपको कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सीएफडी क्या है और फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, गोल्ड लाइक यूएस ऑयल, उसको हम सीएफटी ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखते हैं। एक प्रोडक्ट बहुत फेमस है इंडिया में, इनफैक्ट मैं भी यूज करता हूँ, रेडॉट पे। मैंने रेडॉट पे के ऊपर वीडियो किया था। हाँ। उस पे रेडॉट पे ने मेरे ऊपर लीगल केस किया था। सीरियसली? मेरे पास अभी एक जनरल क्वेरी थी कि मैंने रेडॉट पे कार्ड से 18 लाख की गाड़ी खरीदी है। ठीक है, गाड़ी खरीदी, ओके। गाड़ी खरीदते टाइम मैंने पैन कार्ड और इनकम स्टेटमेंट सबमिट करी है, जिसमें कि वो है नहीं 18 लाख। अब इनकम टैक्स से नोटिस आया है कि आपके ये 18 लाख कहाँ से आया, आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो। इनकम टैक्स ऑफिसर इज स्टक एट दैट पॉइंट कि मेरे को तो उसी की स्टेटमेंट चाहिए, या तो लाके दो या 18 लाख रुपए में क्लब कर दूंगा। सो टुडे वी हैव सीए पारस एंड उनसे हम बात करेंगे टैक्सेशन कैसे फाइल करना है। तो मैं चाहता हूँ पारस भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सो दैट वी कैन गो अहेड। मेरा नाम सीए पारस मुरादिया है और मैं गाजियाबाद से हूँ। इसके साथ में मैं एक ट्रेडर भी हूँ, मैं सीपीए भी हूँ, यूएस सीपीए भी क्वालिफाइड हूँ मैं, और मैं इंडिया, दुबई, यूएस के क्लाइंटेज हैंडल करता हूँ। इसके अलावा मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, फेमा, ईडी रिलेटेड केसेस हैंडल करता हूँ, और हम बेसिक एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं फॉर ट्रेडर्स, for businessman, for service provider which are going to shift in India to Dubai or any other place they want to, चाहे वो बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो, क्या ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कैसे जाना चाहिए, कब राइट वे है आपके जाने का, कितने अमाउंट पे आपको जाना चाहिए, कब आपको एक्सपेंड करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या ट्रेडिंग रिलेटेड हो, वो सारी चीजें हम कवर करते हैं। सो रीज़न ये था पारस भाई को इनवाइट करने का बिकॉज ही इज़ द लाइक फ्यू क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है जो हमारे निश में कंटेंट बनाते हैं एंड हमारे निश में सीए वाली टर्म को समझते हैं, जैसे प्रॉप फर्म क्या है या यूएसडीटी के सीन में कैसा होता है, ट्रस्ट वॉलेट में अगर यूएसडीटी है, तो ही इज़ लाइक मुझे लगता है बहुत क्वालिफाइड सीए हैं इस चीज़ को बताने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले ये क्लियर कर दो कि इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करना लीगल है, अलाउड है या बैन है? इनकम टैक्स के पर्पस, स्पेसिफिक इनकम टैक्स से पर्पस से अगर हम बात करें तो प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करना लीगल है। इवन मैं ये कहूँगा कि इसका बहुत प्यारा एक एग्जांपल मैं शुरू से देता हूँ। अगर आपने कभी किसी का मर्डर कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने इनकम जनरेट करी है तो वो भी लीगल है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। उस इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स देना है, डेट्स इट। इनकम टैक्स इतना ही बोलता है। लेकिन अगर इसका वाइडर पर्सपेक्टिव हम देखें कि फेमा के हिसाब से क्या प्रॉप फर्म लीगल है, या बाकी ईडी के हिसाब से, या सेबी के रेगुलेशन कई सारे हिट कर जाते हैं, या आरबीआई के रेगुलेशन हमारे हिट कर जाते हैं, या एमसीएक्स एक्सचेंज के रेगुलेशन हमारे हिट करते हैं, पर्टिकुलर एमसीएक्स एक्सचेंज के, क्योंकि कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो प्रॉप फर्म ग्रे एरिया में कवर होती है, जो कि प्रॉप फर्म रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, और उसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अब ऐसी प्रॉप फर्म को आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है कि हम एक ऐसी प्रॉप फर्म को आइडेंटिफाई कर पाएं जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो और उसका कोई कनेक्शन ना हो इंडिया में। उसके लिए हम एक इजी मेथड को फॉलो करते हैं जिसमें पे आउट के टाइम पर यूपीआई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, वो प्रॉप फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती, ये हमारा मानना है। एक हम प्लस पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन पे पे आउट प्रोवाइड कर रही है, वो प्रॉप फर्म का इंडिया में कनेक्शन है ही है, क्योंकि बिना इंडिया कनेक्ट करे यूपीआई सर्वर बन ही नहीं सकता। ओके। तो गाइस जैसा कि आपने सुना, देखो भाई कितना डिटेल में जाते हैं। सो प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस कंप्लीट पॉडकास्ट सो दैट आपको बेसिक से बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है उसका आइडिया हो जाए एंड कैसे आपको चीज़ें मतलब इन डेप्थ आपको पता लग जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको कंप्लीट वॉच करो। सो सेकंड क्वेश्चन मेरा पारस भाई आपसे ये है कि व्हाट इज दैट अमाउंट, अगर कोई ट्रेडर बनाता है अपने प्रॉप फर्म पे आउट से कोई भी एक अमाउंट, जैसे 5,000 6,000 जो भी
टैक्स के हिसाब से वो क्या अमाउंट है, वो क्या यूएसडीटी में अमाउंट है जिस पे उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर वो आईटीआर फाइल करता है तो भी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, या आईटीआर इनफैक्ट आईटीआर फाइल ना करे तब भी चल जाएगा। वो क्या एक अमाउंट है, मतलब एक रेंज बता सकते हो आप मुझे? मैं ये कहूँगा कि अप टू 20 लाख ओके, आपको कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन आईटीआर फाइल तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आईटीआर का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। आईटीआर हर उस बंदे को फाइल करनी पड़ती है। आईटीआर का एक क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके अकाउंट में मोर देन 2.5 लाख भी आ रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। इसके लिए आपको 5000 की पेनलाइज किया जा सकता है और कुछ आपके साथ नहीं किया जाएगा। जस्ट 5000 की पेनल्टी है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, क्योंकि पहले नोटिस में हमेशा आईटीआर फाइल करने के लिए बोला जाता है। 20 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉपर जीरो टैक्स। आप यूएसडीटी लें, आप आईएनआर लें, आप कैसे भी लें, इसके ऊपर जीरो टैक्स लगेगा। आप आईटीआर कंप्लाई करेंगे। ठीक है। सो जैसा कि आपने बोला कि बैंक में जब एक बड़े ट्रांजेक्शन होने लगते हैं, हमारे 20 लाख हम लेते हैं, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लोज होता है लगभग 1.5 से 2 लाख पर मंथ के हिसाब से। इस केसेस में बैंक हमें एक हमारा अकाउंट फ्रीज कर देती है जस्ट टू ऐसे ही चेक करने के लिए। तो उस केसेस में हम क्या करना चाहिए? उस केसेस में हम क्या करें? लाइक एज अ सीए आप क्या बोलोगे कि हम बैंक वाले को कम्युनिकेट करें अगर वो हमसे पूछे? बैंक अकाउंट कभी भी ऐसे फ्रीज नहीं होता कि ओके। आपकी हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। 20 लाख क्रॉस करने के बाद आपको बैंक वाला इंटीमेट करता है कि आपकी ओवर ट्रांजैक्शन हो रही है, यू हैव एक्सीडेड द रिसिप्ट लिमिट। आपकी रिसीव जो अमाउंट आ रहा है उससे आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है, चाहे वो वन शॉट में आया हो या वो मल्टीपल टाइम्स आया हो, उसकी वजह से आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है। तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा लो, और करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको जीएसटी लेना पड़ता है। ओके, सो इज देयर एनी वे कि बिना जीएसटी पे हम जाए? कोई ऐसा सेविंग अकाउंट कैटेगरी है या कोई ऐसा स्पेसिफिक बैंक है जो आप रेकमेंड करते हो हमें उसके साथ ओपन करना चाहिए अकाउंट? कोई अच्छा चीज़ है? लाइक जीएसटी आपको पता है फिर उसमें अलग अलग चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, एंड एज अ ट्रेडर मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो इज देयर एनी अदर वे भाई, इस चीज़ को हम कैसे टैकल करें अगर हमें जीएसटी के ऑप्शन की तरफ नहीं जाना तो? आप 20 लाख बिकॉज आपको पता। 20 लाख या तो आप विद इन 20 लाख रहो, ओके। ठीक है। आप 20 लाख का एक बेस बना लो कि इसके ऊपर मुझे अपने अकाउंट में कन्वर्जन नहीं करना सिंगल ईयर में। ऐसा नहीं है कि 20 लाख आप कन्वर्जन करते हो। आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक बच्चा है तो उसके मदर फादर भी होंगे, भाई बहन भी आज के इंडियन फैमिली में होते हैं, तो सबके अकाउंटों में 20-20 लाख रुपए रोटेट हो सकते हैं। तो इतना बड़ा इशू वो पड़ता नहीं है। 20 लाख एक लिमिट है। ये हमारी बनाई हुई लिमिट नहीं है, ये एक्ट की लिमिट है। सर्विस इंडस्ट्री के केस में 20 लाख के ऊपर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। और हम जो प्रॉफर्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। ओके, तो भाई जैसा कि आपने भाई ने एक हैक बता दिया, घर में 4 लोग हैं तो आप समझ सकते हो इस बात का क्या मतलब है। सो नाउ हम अब बात करेंगे पे आउट के ऊपर कि ये एक बहुत पेन पॉइंट है। जैसे यूजुअली आपको पता है भाई कि पे आउट किस मेथड से आते हैं, राइट? 2 प्रॉफर्म्स होते हैं, एक तो सीएफडी वाले और फ्यूचर्स वाले। फ्यूचर्स वाले का तो सॉर्टेड है, उसके लिए तो हम अब बात करेंगे। अभी सबसे पहले आते हैं सीएफडी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सीएफडी में जब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम डायरेक्ट क्रिप्टो से ले लें, उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा, एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर हम राइस के थ्रू या वाइस के थ्रू जाते हैं, उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा? अगर हम क्रिप्टो से पे आउट लेते हैं, ट्रू, उसमें 3 मेथड हैं। पहला राइस, सेकंड डायरेक्ट क्रिप्टो। राइस के केस में हमारे पास 2 मेथड बचते हैं, फिर से क्रिप्टो में आप ले लें, या सेकंड ऑप्शन बचता है जो हम फ्यूचर प्रॉफर्म के टाइम पे कवर करेंगे। जो हमारा क्रिप्टो ऑप्शन बचता है उसमें आप 20 लाख रुपए, जो मैंने लिमिट आपको बोली है, उतना पे आउट आप ट्रस्ट वॉलेट में या किसी भी डीसी वॉलेट में डालकर, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, जो कि रजिस्टर्ड वॉलेट नहीं है, जहां पर केवाईसी नहीं होता है, उसमें डालकर किसी भी एक्सचेंज पर आप सेल कर सकते हैं विदाउट एनी अ सिंगल प्रॉब्लम। अगर आप इसको P2P ग्रुप में जाकर बेचते हैं या किसी वेंडर के थ्रू बेचते हैं तो वो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, उसमें बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के चांसेस बहुत हाई होंगे एज कंपेयर टू द नॉर्मल थिंग्स। और अगर आप उसको कॉइन DCX या किसी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे, जो भी एक्सचेंज आप यूज करते हैं अदर देन बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस पे P2P होता है फिर से, तो उस पे अगर आप जाके सेल करते हैं तो भी आपका टैक्सेशन नहीं लगेगा। अब वो टैक्सेशन दिखेगा कैसे? अगर लगेगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी जगहों पे हमने ये बात सुनी है
कि हमारा जो भी क्रिप्टो विड्रॉल्स है उस पे 31.20% का डायरेक्ट टैक्स Yeah, true. लगता है विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्शन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है कि हमारा जो क्रिप्टो टैक्स है वो ये बोलता है कि जब जितने का आपने परचेज किया माइनस जितने का आपने सेल किया, जो भी डिफरेंस निकला, वो जो प्रॉफिट अमाउंट है उसके ऊपर 31.20% का टैक्स लगा दो। प्रॉप फॉर्म में जब हम CFT या USDT में पे आउट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है 0, क्योंकि हमने उसे परचेज तो किया नहीं, वो डायरेक्टली हमें मिला है, तो उसके ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स 31.20% लगा देते हैं और जनरली हम ऐसे ही पे कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सही तरीका नहीं है, इसके एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ कि आप ऐसे समझो कि मैं ये मोबाइल का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और इस मोबाइल की ट्रेडिंग के अगेंस्ट में आप मेरे पास आते हो और आप मेरे से कहते हो कि ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ये मेरी गाड़ी रख लो और मोबाइल दे दो। ठीक है, होता है जनरल बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ। उस केस में इनकम टैक्स ये बाइफरकेट करता है कि जो एक्सचेंज वैल्यू है इस प्रोडक्ट की या जो आपने मुझे प्रोडक्ट दिया उसमें जिसकी भी ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू है वो आपका सेल प्राइस काउंट हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके, तो इस केस में गाड़ी आई थिंक ज्यादा वैल्यू है, ओके गॉट इट, ठीक है, काउंट हो जाएगा। सेम क्रिप्टो के केस में जो भी आपकी आज मैंने क्रिप्टो से पे आउट लिया, आज मैंने उसे सेल नहीं किया, लेकिन बिजनेस इनकम तो वो मेरी आज ही बन गई। ओके, बिजनेस इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगी? आज जो मार्केट वैल्यू क्रिप्टो की है वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी और वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खिलाएगी, और उसको जब सेल वैल्यूज में से माइनस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा 0, लेकिन ये डिस्क्लोज करना है कंपलसरी। ओके, सो आपने बोला कि पे आउट राइज से लेने के बाद हमें सेंट्रलाइज में, मतलब किसी भी डिसेंट्रलाइज में लेने के बाद हम सेंट्रलाइज में जा सकते हैं। नाउ अगेन वही क्वेश्चन आता है कि जैसे ही सेंट्रलाइज में हिट हुआ तो अगेन लोग बोलते हैं कि दैट कम्स इनटू क्रिप्टो, क्योंकि एक तरीके से वो क्रिप्टो आपके पास रिसीव हुआ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो वीडियो बोलते हैं। तो उस केस में लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या अब अगेन तो अब यहाँ पे वो क्रिप्टो बन गया, इससे पहले वो नॉर्मल इनकम थी, जैसी वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आया तो वो आपके KYC के साथ आएगा, अब वो क्रिप्टो बन गया है। अब क्या यहाँ पे भी हमें 31% देना पड़ेगा, या यहाँ पे भी लाइक क्या कोई लूप होल है भाई जिससे हम इस 30? मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रॉप फर्म को पकड़ा, हमने उससे $1000 का पे आउट निकाला, ठीक है, जिस दिन हमने पे आउट निकाला उस दिन USDT CoinDCX पे चल रहा था 85 रुपीज, ठीक है, जब हमने उसको CoinDCX पे सेल किया उस दिन रेट था 91 रुपीज, ठीक है, जैसे कि आज 91 चल रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस इज 6 रुपीज। 6 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1000 is your profit from crypto or profit from VDA. Okay. On that 6000 we have to pay 31.20%. Okay. यानी वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके ऊपर मुझे 31.20% का टैक्स भरना है, which comes to 6000 only. ठीक है, ठीक है, लेकिन जो मेरा इनिशियल 85,000 बचा $1000 में 85,000 बचा, ठीक है, that will be count as business income. ओके ओके, जो एडिशनल प्रॉफिट है वो क्रिप्टो के हिसाब से जाएगा, बट जो मेन जो अमाउंट से आया है USDT उसका जो प्राइस होगा वो बिजनेस इनकम में जाएगा। ओके भाई, तो ऑन दी अदर हैंड लेट सपोज मैंने राइज से पे आउट लिया, उसके बाद मैंने ट्रस्ट वॉलेट में डालने के बाद किसी से P2P करवा लिया, राइट, उस केस में मैं टैक्स कैसे भरूंगा? अगर मैंने ट्रस्ट वॉलेट में डालने के बाद राइज के थ्रू P2P करवा लिया तो सेम मेथड फॉलो होगा, इसमें कोई डिफरेंस मैटर की जरूरत नहीं है। okay. लेकिन इस केस में हमारी एक लायबिलिटी जुड़ जाती है कि आपने जिसको बेचा उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स आपसे ये पूछ सकता है एट द टाइम ऑफ केस, अगर आपका केस लगता है तो इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि ये आपने क्रिप्टो किसको बेचा है, उसका रिकॉर्ड हमें पेश करो। अच्छा, नाउ बिजनेस इनकम जो आपने बात करी कि ऑन दी अदर हैंड एक तरफ क्रिप्टो इनकम है, बिजनेस इनकम में कितना लगेगा, मतलब कितना % है? बिजनेस इनकम में हमारे पास जो स्लैब है वो इस तरीके से है कि आप या तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का मतलब है कि कितना आपके पास आया और कितना आपका एक्सपेंडिचर है, इंक्लूडिंग कि आप अपने घर से काम कर रहे हो तो घर की बिजली, लाइट, पानी सब इंक्लूड होता है। एनीथिंग जो बिजनेस में यूज हो रही है उसका खर्चा इंक्लूड होता है, चाहे इन क्रिएटर सेंस में आप कैमरा, माइक सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, गाड़ी, बाइक सब चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें। अगर आप ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, और बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में ऑडिट भी कंपलसरी होता है विद CA, इट विल कॉस्ट यू मोर देन 1.5 और 2 lakhs। CA चार्ज कर लेते हैं आपसे एक साल का, एक साल ओह माय गॉड, ओके।
तो वो इतना हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर 20 लाख के नीचे ही रख रहे हैं तो उस केस में हम एक सेक्शन है 44ADA, जो सेक्शन बोलता है कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल, टेक्निकल और इंजीनियरिंग टाइप कुछ भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो भी रिसिप्ट अमाउंट है उसका 50% आपकी इनकम मानेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मुझे कोई $2,000 का पे आउट रिसीव हुआ है, हमारे एग्जांपल के केस में अगर हमें 20 लाख रुपीस रिसीव हुए हैं, तो 10 लाख इज माय इनकम। अच्छा, उस पे जो भी मैं स्लैब में फॉल करूंगा, चाहे वो इनकम हो, मतलब वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, और रिमेनिंग 50% भाई, रिमेनिंग 50% अलाउड एज एक्सपेंस, कि आपने खर्चा कर दिया होगा अपने बिजनेस के लिए। तो ऑब्वियसली हमें फिर तो ये ज्यादा बेटर वे है कि मतलब हम मतलब ट्रस्ट वॉलेट में लेने के बाद 50% पे तो ऐसे ही टैक्स बच गया, और ऑन दी अगर दूसरे एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहां तो पूरा लग रहा है, प्लस अलग से लग रहा है। ओके, सो गाइज ये देखो, ये चीज होती है जो डीप डाउन कोई जल्दी बताता नहीं है, एंड थैंक्स पारस भाई का जो इन्होंने ये बात करी। अच्छा भाई, एक चीज हमारे इंडस्ट्री में ना बहुत जोरों शोरों से आजकल हाइप बना रही है, दुबई दुबई दुबई। हर क्रिएटर बोल रहा है दुबई जाओ, अगर तुम फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो या प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो, पे आउट को सेटल करना है तो दुबई जाओ। व्हाट डू यू थिंक एज ए सीए कि क्या ये रियली मैंडेटरी है जाना, या क्या इंडिया में रह के ये सब चीज लाइक ये सिर्फ एक मतलब मार्केटिंग गिमिक है उन कंपनीज का जो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपनी, बिकॉज एट द एंड बंदे को इंडिया आना है, उस केस में तो फंस जाएगा फिर से। तो इस केस में मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एनलाइटन करो, और मैं चाहता हूँ सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि भाई दुबई इज नॉट समथिंग यू शुड वाउच फॉर। दुबई एक ऑप्शन फॉरेक्स ट्रेडर के लिए आज की डेट में नहीं है। इसके 3 रीजन हैं। जो भी लोग दुबई 3 वीजा लेकर जा रहे हैं, पहला वीजा है इन्वेस्टर वीजा, ठीक है। सेकंड वीजा है आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा, ठीक है, जो जिसका बहुत बीच में पॉपुलर चलन आया था, और आज की डेट में लोग कंपनी ऑपरेट करने के लिए भी दुबई जा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ही केस में हमारी प्रॉब्लम अब यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहली बात, यहाँ से आप दुबई में कंपनी बनाते हो, वहां पे आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कैसे करोगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के नाम पे प्रॉप फर्म अकाउंट बनता ही नहीं है। ओके, थोड़ा इस पे वो एलाइन करो। मतलब आप 5 ERS में अपना अकाउंट खोलते हो, परफेक्ट, या ब्लूबेरी में अपना अकाउंट खोलते हो, तो वहां पे आपके इंडिविजुअल नेम से अकाउंट बनता है, कंपनी के नाम से नहीं। KYC पे, गॉट इट। अगर कंपनी के नाम से नहीं बना और आपके इंडिविजुअल नाम से बना, तो ये आपकी इंडिविजुअल इनकम कहलाएगी, कंपनी की नहीं। ओके, दुबई में चाहे हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं, उससे कोई मैटर नहीं है। दुबई में रजिस्टर्ड हो या नहीं, उससे कोई मैटर नहीं होता। फेमा हमारा तब अवॉइड होता है जब हम 182 डेज के लिए बाहर रहते हैं इंडिया के। जिस साल में रहेंगे बस उसी साल के लिए अवॉइड होगा, अगले साल पे फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट कर लो अपना बिजनेस को या क्रिएट कर लो, जो भी 4-5 लाख रुपए लेके करवा रहे हैं, तो उसमें भी 180 डेज वहाँ रहना पड़ेगा, तब ये एप्लीकेबल होगा। यस, ओके, यस, ठीक है। सो आप क्या बता रहे थे, वो कंटिन्यू कर दो। ये जो दुबई वाला ऑप्शन है, ये उन ट्रेडर के लिए शायद बेनिफिशियल हो जिन्होंने परमानेंटली इंडिया छोड़ना है या कभी छोड़ने का प्लान है। okay. इसके अलावा उनका कैपिटल शुड बी मोर देन 10 और 12 CR। हमारा कैपिटल है, मैं अपने पैसे पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आज की डेट में प्रॉप फर्म से मूव हो चुका हूँ, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है और अपने पैसे से करनी है। उस केस में मेरा 10-12 CR का कैपिटल हो चुका है और मैं दुबई में जाके कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, वो कर सकता है। उसके लिए 7 लाख रुपए लगे या 12 लाख रुपए लगे, नॉट अ बिग कॉस्ट। लेकिन एक छोटा ट्रेडर, जब तक उसकी कैपिटल 50 लाख 1 करोड़ भी नहीं पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे मतलब 90% लोग लॉसेस में हैं, 10% लोग जो प्रॉफिट में भी हैं वो साल का 50 लाख के नीचे हैं, 50 लाख के ऊपर नहीं है। उन लोगों के लिए ये एक ऑप्शन नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी को बनाने की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज, कंपनी के मेंटेनेंस की कॉस्ट ईयरली जो कोई नहीं बताता है अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज, कंपनी को बंद करते टाइम पे कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा 3 साल के बाद। अगर कंपनी को कंटिन्यू कराना है तो फिर से 12 लाख की कॉस्ट। इसके बाद आपको साल में कम से कम 4 विजिट करने ही पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है। एट द टाइम ऑफ वहां की इनकम टैक्स फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ वहां की वैट फाइलिंग, और क्वार्टरली आपको ऑडिट वहां क्वार्टरली के टाइम पे आपको वहां जाना ही पड़ेगा। इसके बाद भी वो कंपनी से पैसा जब आप इंडिया लेकर के आएंगे तो वो पैसा इंडिया में फिर से टैक्सेबल होगा। 2 बार टैक्स, एक तो वहां दिया आपने, वहां पे कंपनी के नाम से दिया, यहाँ पे आप इंडिविजुअल नेम से देंगे। ओके, so why you will get fucked twice, so don't go there. For example, ये हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंडियन कंपनी को देखते हैं। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर बॉट करता हूँ, किसी भी कंपनी के, हम नाम नहीं लेते क्योंकि सेबी रेगुलेशन है, तो उससे मेरे को डिविडेंड मिलता है,
दैट विल बी काउंटेड माय इनकम। ओके ओके, फेयर मेरी इनकम में काउंट होता है, तो उस पे भी तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। पहले उधर उधर कंपनी टैक्स कंपनी पे का करती है, उसके बाद मैं टैक्स पे करता हूँ। ट्रू। तो आपका मतलब कुल मिला के आसार ये है कि भाई डोंट गो दुबई, आप यहाँ पे रह के वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करो जो नेसेसरी है। Yes. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया में क्या ऑप्शंस है अगर कोई वहां जाके बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहता। अब इंडिया में रह के अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, इस प्रॉप को मतलब प्रॉप की इनकम को पूरा लीगल वे में करना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप गाइड आप उस पर थोड़ा सा मुझे बताओ, एंड उसके बाद कैसे उस पर टैक्सेशन की फाइलिंग करेगा वो थोड़ा सा बताओ मुझे। यहाँ पर इंडिया में रह करके अगर आपको प्रॉप फर्म में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन है कि आप CFT प्रॉप फर्म चुनेंगे या फ्यूचर प्रॉप फर्म चुनेंगे। सबसे पहले हम CFT की बात कर लेते हैं। अगर हमने CFT प्रॉप फर्म चुनी है तो हमारे पास फॉरेक्स वहीं पे एंड हो जाता है कि हम उसमें नहीं घुस रहे, कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं जा रहे, हम ब्रोकर सेगमेंट को टच नहीं कर रहे। जब हम CFT ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, प्रॉप फर्म के थ्रू बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला क्राइटेरिया देखना होता है कि वो प्रॉप फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड ना हो। जैसे इसका एग्जांपल एक अगर प्रॉप फर्म जो इंडियन की कैटेगरी में आती है, गार्डियर का नाम सबने सुना है, गार्डियर किसकी है वो भी सबको पता है, तो वो इंडियन पर्सन की आती है। अब ये प्योर इलीगल फॉर्म है, क्यों? उसका रीजन समझते हैं। इंडिया में रह करके अगर मुझे डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी है तो मुझे सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है, और सेबी ये बोलता है कि जब तक वो MCX एक्सचेंज पे ना हो तब तक आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। जब हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं CFT बेस्ड प्रॉप फर्म में, तो वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? हम उस कंपनी के लिए कर रहे हैं जो प्रॉप फर्म है। उस कंपनी के लिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम अपना पैसा नहीं लगा रहे। ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कोई कंपनी हायर नहीं कर सकती ट्रेडिंग करने के लिए। उसने मुझे हायर किया एंड दे विल पे मी। मतलब बेसिकली मैं एक तरीके से फ्रीलांस कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, मैं रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, विच इज फेयर इनफ, और मैं वो दे सकता हूँ किसी भी मार्केट के लिए। तो भाई अभी आपने एक मेरे से बात पूछी कि अभी आपने एक बात बताई कि CFD में अगर करोगे तो अलग रूल है और फॉरेक्स में करोगे तो वो अलग सेगमेंट है। आप थोड़ा सा मुझे इस पे एनलाइटमेंट दे दो कि CFD क्या है और फॉरेक्स क्या है। ऑल्दो लोग समझते हैं कि CFD और फॉरेक्स मतलब मिक्स मैच है, क्या है एक्जैक्टली, थोड़ा दोनों अलग कैसे है? CFD और फॉरेक्स में एक सिंपल डिफरेंस है कि फॉरेक्स जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, जिसको हम कहते हैं कि जो हम पेयर ट्रेड करते हैं, ट्रू, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके। जब हम पेयर को हटके किसी और चीज को ट्रेड करने लगते हैं, लाइक गोल्ड, लाइक US ऑयल, उसको हम CFT ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखते हैं, ऑल्दो वो भी फॉरेक्स की कैटेगरी में कवर होती है। जब हम किसी स्पेसिफिक मार्केट को वहीं पे जाकर ट्रेड करते हैं उनके लीगल एक्सचेंज के थ्रू, तो वो बनती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन जब हम वो किसी और को हेजिंग पर्पस के लिए, CFT प्लेटफॉर्म समझने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। CFT बना था कि हम जैसे इंडियन मार्केट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो सेगमेंट होते हैं, कैश और फ्यूचर, ओके, एंड ऑप्शंस। ओके, गॉट इट। तो वहीं पे कैश और फ्यूचर में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस CFT और फॉरेक्स में है। ओके, मतलब फॉरेक्स ही है, वो पेयर ही वही है, बस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का है। एक्चुअल में कुछ जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई यूरो USD बाय करा तो एक्चुअल में ना यूरो USD का लेन देन नहीं हो रहा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। यस, इसको आप ऐसा समझो कि फ्यूचर और कैश सेगमेंट में इंडियन मार्केट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं और वहां पे हम लॉट ट्रेड करते हैं। ट्रू, लेकिन दोनों के रेट फर्क होते हैं। दोनों के रेट में डिफरेंस होता है क्योंकि वो फ्यूचर प्राइस है और ये करंट प्राइस। ठीक है। CFT और फॉरेक्स ट्रेडिंग में फर्क ये है कि रेट तो उठे फ्यूचर वाले और कॉन्ट्रैक्ट उठा कैश वाला। ओके, इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो निकल गया CFT ट्रेडिंग। ओके, देख लो भाई, इतना इन डेप्थ तो मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला है। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो निकल के आता है CFT ट्रेडिंग। और CFT ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ये एक डेरिवेटिव का प्रोडक्ट बन जाता है, और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट MCX एक्सचेंज डील करता है। जब हम MCX एक्सचेंज के साथ डील करने जाते हैं तो डायरेक्टली हम MCX को में ट्रेड कर नहीं सकते। तो अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर रह करके प्रॉप फर्म में काम करता है, इंडिया में रह करके इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड प्रॉप फर्म में काम करता है, जैसे कि हमारी 5ERS इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, फंडर प्रो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ब्लूबेरी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉप फर्म आज की डेट में रोज नई प्रॉप फर्म आ रही है, तो अनलिमिटेड एग्जाम्पल हो सकते हैं।
तो वो सारी प्रॉप फर्म हमारी ग्रे एरिया में कवर होती हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉप फर्म इंडियन पर्सन क्रिएट कर दे, इंडियन पर्सन क्रिएट कर इंडिया दे में तो रजिस्टर्ड हो गए, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड का तो प्रोसेस ही नहीं है। अच्छा रजिस्ट्रेशन कोई process- रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है इंडिया में, लेकिन इंडियन पर्सन क्रिएट कर दे हाँ या इंडियन कनेक्शन कर दे। हाँ, कनेक्शन एज इन थोड़ा कनेक्शन ऐसे होता है कि इंडियन पर्सन ने दुबई कंपनी रजिस्टर्ड करी, वहां पे प्रॉप फर्म लॉन्च करी और वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज द बिजनेस कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन माना जाता है। या मैंने एक प्रॉप फर्म क्रिएट करी और मेरे ब्रदर इंडिया के बाहर गया, उसने वहां पे कंपनी सेटअप करी और वो इंडिया में आकर ट्रेड करने लगा, वो इंडिया में ट्रेड कराने लगा, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस कनेक्शन। कोई भी एक्ट फेमा का, ईडी का जो प्रॉप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो इंडियन सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, हम किसी और के लिए ट्रेड कर रहे हैं और उसके लिए हमें जस्ट बिजनेस रिसिप्ट से कुछ शेयर हमें मिल रहा है। तो हमारा एक तरीके से फ्रीलांस होके हमारा जो शेयर है, वो जो फीस है हमारी, वो हमें मिल रही है। ओके, इसको इस तरीके से समझो कि एक यूएस की एक कंपनी एक इंजीनियर को हायर करती है टू वर्क इन दैट कंपनी और वो उसके लिए पे करती है। अब वो बिजनेस में भी दे सकती है, वो सैलरी भी दे सकती है, उसकी चॉइस है। ओके, जैसी उसकी चॉइस वैसे वो पे करेगी। तो वही केस इंडियन प्रॉप फर्म पे लगता है कि अगर इंडिया में बैठ करके अब हम किसी भी प्रॉप फर्म को ट्रेड कर रहे हैं जो कि इंडिया के बाहर ही रजिस्टर्ड है और उसका कोई कनेक्शन इंडिया में नहीं है, तो वो ग्रे एरिया में आती है, वो बेसिकली लीगल एरिया में आती है। अभी तक इसका कहीं ब्लैंकेट बैन हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो इंडियन पर्सन खोल ले या बिजनेस कनेक्शन इंडिया आ जाए तो वो इलीगल सोर्स में चली जाएगी, क्योंकि वो पर्सन वो प्रॉप फर्म खोल ही नहीं सकता, वो पर्सन उसकी ट्रेडिंग करवा ही नहीं सकता, वो पर्सन अपने पैसे से वो ट्रेडिंग कर नहीं सकता, इसलिए वो इलीगल कैटेगरी में फॉल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं मतलब कल के चल को मैं जाके दुबई में जाके प्रॉप फर्म खोलूं, तो उसकी सर्विसेज अगर मैं यहाँ इंडिया में देता हूँ तो मैं इलीगल काम कर रहा हूँ। आप इलीगल काम कर रहे हो और आपके साथ जो जुड़ रहा है वो भी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस केस में लेट सपोज आप आए उस पर ट्रेड करने के लिए, यू एज ए लाइक आई ट्रेडर, बट आप तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो वहां पे। मैं फ्रीलांसिंग किसके लिए कर रहा हूँ? ओके, ये एक ग्लिच है यहाँ पे। सो अदर जो कंपनीज है जो इंडियन ओरिजिन के बाहर है उस पर हम कर सकते हैं, जो इंडियन रजिस्टर्ड है उसमें हमें अवॉइड करना है एज अ ट्रेडर। तो आपको इंडियन जो निश के बंदे मिले वो प्रॉप फर्म अगर उनका है तो भाई थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है भाई, बैक टू द क्वेश्चंस कि हम अब बिजनेस कैसे ओपन करें, उसमें हमें एनलाइटमेंट दो थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। हमने प्रॉप फर्म में सेलेक्ट कर ली, हम एक लीगल प्रॉप फर्म में आ गए। लीगल प्रॉप फर्म में आने के बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है, या तो हम यूएसडीटी से चैलेंज बाय कर सकते हैं या हम क्रिप्टो से चैलेंज बाय कर सकते हैं। और फीस के लिए मैं ऑलरेडी पहले बता चुका कि फीस की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 50% क्लेम कर रहे हैं। तो भाई एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, जैसे मैं 200K 300K फंडेड हूँ, लेट सपोज मैं फंडेड हूँ फाइवर्स के साथ या मे बी बाहर की कोई प्रॉफिट फंडिंग पिप्स फॉर एग्जांपल के लिए। तो मुझे अगर लेट सपोज इसको इंडिविजुअल ट्रीट ना करके अगर डे वन से अगर मुझे बिजनेस में दिखाना है, तो मुझे कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और किस बेसिस पे मेरा करंट अकाउंट खुलेगा, अगर मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि उसके लिए स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, राइट? तो आप थोड़ा इस पे बताओ कि देखो मैं इसको शुरू से लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम प्रॉप फर्म में अकाउंट खरीदते हैं, अकाउंट खरीदने के बाद हम अकाउंट को पास करते हैं, इसके बाद हम एक स्टेबिलिटी को डेवलप करते हैं और इस प्रोसेस में आई गेस 1 साल लग जाता है। ठीक है, डन। 1 साल के बाद हम ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हम कितना पे आउट निकाल सकते हैं या निकाल पाएंगे। वो पे आउट को निकालने के लिए जो हम इनिशियल पे आउट देते हैं वो हम री इन्वेस्ट कर देते हैं एज अ चैलेंज खरीदने में। स्टिल वो हमारी इनकम उस साल की बन जाती है और वो नॉन टैक्सेबल है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगला साल नेक्स्ट ईयर जब आता है तब हम 20 लाख को क्रॉस कर रहे होते हैं। प्रोबेबली मैं एक अच्छे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, मैं उन 90% को साइड रख के अच्छे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। जब हम 20 लाख को क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमें जीएसटी की सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके लिए ना ही प्राइवेट लिमिटेड खोलने की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई अदर कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, जस्ट एक छोटा सा जीएसटी। अच्छा भाई, जीएसटी क्यों, मतलब थोड़ा इनैरिमेट करो, क्यों? मतलब क्योंकि हम कोई गुड तो आई थिंक सर्विस की वजह से। अच्छा, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम एक कंसल्टेंसी या रिसर्च एनालिस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉप फर्म को, तो ये सर्विस कैटेगरी में आती है। और ये फॉरेक्स की वजह से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं मानी जाती है। इसलिए नहीं मानी जाती है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन आपको देता हूं कि जीएसटी के एक्ट में 5 कंडीशन लिखी गई हैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट है तो 5 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, उसकी बिलिंग डीजीएफटी प्लेटफॉर्म के थ्रू होनी चाहिए,
इसके बाद वो जो DGFT का प्लेटफॉर्म है वो ऑटो सिंक होता है हमारे GST पोर्टल पे, और वो जो इनवॉइस सिंक हुआ है उसकी पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेक्स में आनी चाहिए, और वो फॉरेक्स उस DGFT के इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट होना चाहिए। इसलिए ये लेंदी प्रोसीजर है, और जो हमें पेमेंट मिलता है वो क्रिप्टो में मिलता है, जो कि कन्वर्टेबल फॉरेक्स नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। इस वजह से ये फॉरेन एक्सपोर्ट की सर्विसेज नहीं मानी जाती है एज पर GST। ठीक है, GST की वजह से फॉरेन एक्सपोर्ट नहीं मानी गई, ये इंडियन मानी गई। इंडियन मानी गई तो इसके ऊपर GST 18% का एप्लीकेबल हो जाता है 20 लाख क्रॉस करने पे। ओके, जो भी अमाउंट आप बनाओगे, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है आप 1 CR से नीचे रहने वाले हो। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो 18% लगेगा वो मेरे प्रॉफिट्स पे लगेगा, या जो मैंने मतलब पे आउट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं $1000 का पे आउट, लेट सपोज मैं $50,000 का यानी 50 लाख का पे आउट ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, भले ही मैंने 30 लाख इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे मेरे उस रिमेनिंग 20 लाख पे लगेगा GST या 50 लाख पे लगेगा जो मेरे को इनपुट मिला है? पूरे 50 लाख रुपीस पर लगेगा आपका GST, लेकिन इसका एक कैच है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 1 CR और 1.5 CR तक जाने की है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ GST को ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री पे 6% का रेट आता है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या भाई इस वाले? प्रिजम्पटिव का मतलब है कि मैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जैसे कि हमने इनकम टैक्स में 44 ADA का सेक्शन मैंने अभी आपको बताया, वैसे ही GST में भी ऐसा एक सेक्शन है जिसमें मैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं कोई इनवॉइस नहीं रखूंगा, मैं कोई ITC नहीं लूंगा, और मैं जितना भी मेरे पास रिसिप्ट आएगी मैं उस पर 6% का टैक्स दे दूंगा। ओके, तो इसमें कोई अमाउंट मिनिमम मैक्सिमम नहीं है? इसमें 1 CR तक ही आप ये ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, 1 CR तक अगर मेरी इनबाउंड है, मतलब एक तरीके से अकाउंट में आ रही है, तो उस केसेस में ये एप्लीकेबल है, उसके बाद 18%। यस, ओके, तो और ये 1 CR तक अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपका 6 लाख रुपए जाता है। ओके, दैट इज फेयर इनफ। आई डोंट थिंक ये ज्यादा है। इनकम टैक्स में भी आप उसके बाद ऑडिट में चले जाते हो, 1.5-2 लाख रुपए तब खलते नहीं है CA के देने, या किसी भी आपके पास प्रोफेशनल के पास जा रहे हो उसके देने खलते नहीं है, तो 1-1.5 लाख रुपए में देने के बाद आपको 1-1.5 लाख रुपए टैक्स बनाता है वो, तो वो पूरा सेटल आपका 10-11 लाख रुपए में 10-11% में हो मतलब कुल मिला के GST इनकम टैक्स 10% मोटा मोटी आप रख लो, इतने में जाएगा, और आपका 90 लाख अगर आप 1 करोड़ बनाते हो तो इधर आ गया। अगर आप दूसरे मेथड से जाओगे, क्रिप्टो वाला मेथड, तो उसमें तो बहुत ही पंगा आएगा, राइट? उसमें तो 30%। क्रिप्टो मेथड में भी सेम कहानी है। क्रिप्टो मेथड आप इसको अगर रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू ले जाते हो तो ये सेम कहानी है, अगर आप वेंडर के थ्रू ले जाते हो तो वेंडर में है तो टैक्सेशन की सेम कहानी है, लेकिन उसमें हमारे बैंक फ्रीजिंग के चांसेस होते हैं, इवन दो कि आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी आपका बैंक फ्रीज हो सकता है। अच्छा। आपके ऊपर PMLA के केस हो सकते हैं, ED के केस हो सकते हैं। ठीक है भाई, हम अब बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, बिकॉज ये एक बहुत ही आपको पता है फेमस तरीका है, हमारे इंडिया में बहुत लोग यूज करते हैं, मैं खुद भी यूज करता हूँ। अब हम बात करते हैं, मैंने किसी भी नॉन इंडियन रजिस्टर्ड जो प्रोफर्म्स है, जो बाहर रजिस्टर्ड है, फाइबर्स, ब्लूबेरी या फंडिंग पिप्स, उससे पे आउट लिया, उसको मैंने USDT में रखा, मतलब USDT में रखा अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 lakhs का, मतलब $50,000 मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं उसको खर्च नहीं कर रहा, मैं उसको कन्वर्ट नहीं करा, वो मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो क्या ये जो 50 lakhs है इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिकॉज वो तो हमारी इनकम कंसीडर कैसे होगी? देखो, ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट या कोई भी ऑफलाइन वॉलेट, ठीक है, तीनों ही आज की डेट में चलन में है। इसमें जो भी आप USDT या क्रिप्टो या VDA आप लेते हो वो किसी की निगाह में नहीं आते। फेयर इनफ। चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, चाहे वो ED क्यों ना हो, चाहे वो US की कोई अथॉरिटी क्यों ना हो, चाहे वो SCE एक्सचेंज क्यों ना हो US का, और ये तब तक आपकी निगाह में नहीं आते जब तक कि आप इस पैसे से कोई ट्रांजैक्शन ना कर लो किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे। नहीं, आप समझे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे नहीं जा रहा भाई, ठीक है, मेरा ट्रस्ट वॉलेट पे आया, उसके बाद मैं 50,000 एक बार में ना निकाल के मैं छोटा छोटा अमाउंट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कार खरीद लिया, या मैंने बाइक खरीद ली कैश में, या मैंने 1 लाख का आईफोन खरीद लिया, इस केसेस में क्या मुझे प्रॉब्लम होगा? फॉर एग्जांपल मैंने $50,000 पूरा कैश नहीं कराया, उसमें से 10-15 लाख कैश करा लिया, मे बी 20 lakhs के नीचे मैंने कैश करा लिया, या मे बी 25 lakhs तक कैश करा लिया, उस केसेस में क्या पंगा होगा? बिकॉज ये बहुत, जैसे ये चीज ना बहुत चलन में भाई, ये मैक्सिमम लोग यही वो कर रहे हैं। चलन में ये चीज है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम पिंच पॉइंट में आपको बताता हूँ। एक्चुअल पिंच पॉइंट क्या है मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं आपका पिंच पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब हम ट्रस्ट वॉलेट में USDT या USDC लेते हैं, या इथेरियम चेन में लेते हैं, या ERC20 चेन में लेते हैं, या TRC20 चेन में लेते हैं,
उस केस में वहां से उसके कन्वर्जन करने के लिए, चाहे हम कैश में कर रहे हैं, P2P कर रहे हैं या रजिस्टर्ड पे कर रहे हैं, उसको कन्वर्जन करने के लिए लगती है फीस। हाँ ठीक है, गैस फीस। हाँ, गैस फीस जनरली लोग रजिस्टर्ड एक्सचेंज से खरीद के लाते हैं, जनरली लोग बाइनेंस से लाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि वो ही बंदा किसी ना किसी थ्रू से उसने मतलब डिसेंट्रलाइज वे में इथेरियम भी अरेंज कर लिया। इथेरियम अगर डिसेंट्रलाइज वे में एक्सचेंज कर लिया तो आपको तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि आप एक लिमिट के ऊपर कूदते नहीं है, एंड दैट लिमिट इज अगेन 20 लाख। नहीं, चलो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ सेफ लिमिट 20 लाख की है। अब मेरा मतलब मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ, पता नहीं है क्या है उसमें। मेरे पास पे आउट आया 50 लाख का, वो मैंने ट्रस्ट वॉलेट में रखा, मैंने उसके आगे कुछ भी नहीं किया। 1 साल बाद में भी 6 महीने बाद मैंने उसमें से 20 लाख रुपए निकाले, कैश कराया, या मैं भी किसी से ऑनलाइन मतलब P2P के थ्रू सेल किया। अब किसी को पता नहीं चला कि मेरे पास कितने लाख रुपीस है। मतलब एक एग्जांपल की तरह अगर माने 20 लाख हमारे अकाउंट में आ गया, अगर हमने P2P यूज किया मतलब ऑनलाइन में, उस केसेस में रिमेनिंग 30 लाख पे तो कोई पंगा नहीं होगा। नहीं, कोई मतलब टैक्स के लिए हम लायबल नहीं होते उस 30 लाख पे, अनटिल उसको हम कन्वर्ट करा के अपने अकाउंट में नहीं लाते, अनटिल हम उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं लाते। इसके ऊपर ना एक छोटा सा कैच है, वो आप कैच थोड़ा सा ध्यान से समझो। आप 50 लाख लाओ, $1 लाख लाओ, आप ट्रस्ट वॉलेट में आपके रखे हैं, आपने उसमें से 10 लाख रुपए एनकैश कर लिए, 20 लाख रुपए एनकैश कर लिए, 30 लाख रुपए एनकैश कर लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस वो खर्चा मैनेजेबल होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। अब वो मैं लिस्ट दूंगा आपको कितने खर्चे हैं जो इनकम टैक्स ट्रेस करता है। आप सुन के हैरान हो गए, वो लास्ट में हम उस पर बात करेंगे। जब तक वो पैसा ट्रेस नहीं हो रहा तब तक उसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन अब जो रेस्ट अमाउंट है आप उसको रजिस्टर्ड एक्सचेंज में नहीं सेल कर सकते, अदरवाइज ये पूरा अमाउंट ट्रेस होगा। ओके, अगर हमने रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे गए तो वो कनेक्ट हो जाएगा, वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है अगर आप मुझे बताओ। आपके पास जितने मर्जी ट्रस्ट वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, समझ गया मैं। ट्रस्ट वॉलेट में एक में डालो, वहां से एनकैश कर लो, दूसरे में डालो, वहां से रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे कर लो, तीसरे में डालो, वहां पे होल्ड कर लो, चौथे में डालो और तो मतलब मे बी एक मैं अगर वैसा बोलूं हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि आपने पे आउट लिया, आप वॉलेट नंबर 1 में आपने पे आउट लिया, उसके बाद उसको वॉलेट नंबर 2 में भेजा जितना इनकैश कराना है, एंड वो वॉलेट नंबर 2 से आप सेंट्रलाइज में ले जाओ एंड उस पर टैक्स भरो। बाकी वॉलेट नंबर 1 किसका है, किसी को मतलब ऐसा हाइपोथेटिकली हो सकता है। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। ठीक है भाई, रिसेंटली में जो लोग क्रिप्टो में डील करते थे ना, बाइनेंस, सेंट्रलाइज एक्सचेंज या बिंग जो भी, तो ये लोग ना सोर्स ऑफ फंड पूछ रहे थे कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है एंड पैसा कहाँ जा रहा है। उस केसेस में अब आपने पैसा प्रोफर्म से लिया, आप टैक्स भर नहीं रहे हो, तो अब उनको पता चल गया लाइक क्योंकि ये डेटा शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। इस केसेस में क्या रिमेनिंग जो हमने पहले कर रखे हैं, क्योंकि एक बार आपका पहले रजिस्टर्ड नहीं था तो बाइनेंस का पास सारा डेटा है आपका, राइट, ओल्ड डेटा भी है, नाउ दे आर रजिस्टर्ड विद आवर गवर्नमेंट, तो क्या वो पहले के डाटा भी शेयर करेंगे तो हमें क्या पहले का भी भरना पड़ेगा? और अगर व्हाट इफ हम नहीं भर पाते या जो भी मिसमैच होता है नहीं भर पाते, तो इनकम टैक्स में जो पेनल्टीज हैं, पेनल्टी में क्लियर कर देता हूँ। पेनल्टीज में भी इन्फ्लुएंसर बहुत अलग तरीके से चलते हैं। अच्छा, जो हमारी पेनल्टी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो भी इनकम आपने छुपाई उसका 300% इज द पेनल्टी अमाउंट। ठीक है, आपकी $1000 आपने छुपाए, $1000 पे 30% का टैक्स, यानी $300 का आपका टैक्स हो गया। $300 पे का 300% इज योर पेनल्टी, यानी $900 प्लस $300, और ये $300 आपके 4 साल के बाद डिडक्ट हो रहे हैं, तो उस 4 साल का ब्याज जो कि 18% से कैलकुलेट होगा, जो अगेन $300 बनेगा, तो आपने $1000 बचाए, उसके ऊपर आपकी पेनल्टी जाएगी $1700। ओह माय गॉड, ठीक है। तो ये पेनल्टी इस तरीके से मूव करती हैं। सेकंड थिंग, आपका डाटा जो भी एक्सचेंज रजिस्टर्ड होता है, बाइनेंस, कल को XNS, क्योंकि XNS से मेरी पर्सनली दुश्मनी है। क्यों भाई? XNS से मेरी पर्सनली बैर है। अच्छा, XNS, बाइनेंस, CoinDCX, मुद्रेक्स, किसी पे भी आपने ओल्ड में ट्रांजैक्शन करी है, आज की डेट में BingX रजिस्टर्ड होने वाला है, बहुत जल्दी आपको न्यूज मिल जाएगी। अच्छा, ओके, अभी रजिस्टर्ड नहीं है शायद? अभी रजिस्टर्ड नहीं है, BingX रजिस्टर्ड होने वाला है। वॉल्यूम बढ़ते ही पकड़ लेते हैं वो, तो खैर अलग बात है। ये जितना भी एक्सचेंज है, ये पिछले 7 साल का डाटा शेयर करेंगे। मतलब 7 साल में आपने जितने पे आउट रिसीव किए हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए, जो भी ट्रांजेक्शन करी है, अब उस पे कितना, अच्छा मतलब लेट सपोज मेरे को इस 7 सालों के दौरान
अब पैसा वो जैसे कई बार क्या होता है, जो कंपनीज है, प्रोफर्म कंपनीज है ना, वो रैंडम वॉलेट से ही भेजती है, बिकॉज उनका भी एक राइज वॉलेट होता है जो कि कोई डिफरेंस नहीं है वो इंडिविजुअल वॉलेट और कंपनी के वॉलेट में। Yes. तो इस केसेस में हम ये बता दें कि वो हमारा ही पैसा है, किसी और वॉलेट से है, अगर हम इस तरीके से कुछ घुमाना चाहें इस चीज को, तो क्या ये लाइक पॉसिबल है? ये कैश तो है भाई इसमें, क्योंकि एट द एंड वो ट्रस्ट वॉलेट्स आया है, उनके भी ट्रस्ट वॉलेट्स आया है प्रोफर्म में कंपनी के। हम ये ना बोले कि भाई वो हमारा पे आउट, अगर हम ये बोलते हैं कि मेरा दूसरा ट्रस्ट वॉलेट है उसमें आया मेरे को। मैं इसका आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जो जिस ट्रस्ट वॉलेट की आप बात कर रहे हो, वो ट्रस्ट वॉलेट पे कभी ट्रून स्कैन या ERC स्कैन पे सर्च करके देखना उसमें कितना पैसा पड़ा है। हाँ, वो तो लाइक वो समझ में आएगा। अगर आप इसको ये बोलते हो वो भी मेरा है, तो वो इनकम भी आपकी है। अरे भैया, तो मतलब ये दिस इज नॉट द राइट वे। मतलब बेसिकली आपको क्रिप्टो टैक्स जब से लगा है, हाँ। तब से वो क्रिप्टो टैक्स बढ़ना चाहिए था। अप्रोक्सीमेटली 2021 से क्रिप्टो टैक्स आया है। वहां से अगर आपने नहीं भरा है तो वो सारी इनकम आप में क्लब करी जा सकती है, लेकिन ब्लैंकेट क्लब कभी नहीं होता कि आप कहो कि सबका क्लब हो जाएगा, नहीं होगा। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के आसपास उस टाइम में ट्रेडर रहे हैं। 30 लाख में भी आई गेस 10-12 लाख होंगे। 10-12 लाख जब ट्रेडर निकलेंगे, उनका भी मैटेरियलिटी निकलेगा कि 10 लाख के ऊपर की क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को हम ट्रेस करेंगे, या 20 लाख के ऊपर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को हम ट्रेस करेंगे, 5-5, 10-10 हजार वाली नहीं काउंट करेंगे। तो उन टाइम में आपका अकाउंट फंसता या नहीं फंसता वो डिपेंड करता है, लेकिन वो टैक्सेबल है। ओके, टैक्सेबल है, ठीक है। नाउ विल मूव टू अनदर कैटेगरी, जहां पे जैसे एक प्रोडक्ट बहुत फेमस है इंडिया में, इनफैक्ट मैं भी यूज करता हूँ, रेडोट पे। सो व्हाट डू यू थिंक कि रेडोट पे में जो भी हम इनकम करते हैं, बिकॉज वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, वो किस तरीके से, क्योंकि हम वहाँ पे डेबिट कार्ड से अगर हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, टैप ऑन पे यूज करते हैं, बिकॉज मैं तो बहुत फ्रीक्वेंट यूज करता हूँ। रेडोट पे के ऊपर मैंने एक वीडियो किया था, भाई प्रमोशन देख लेना, बाय द वे वो मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, बट फिर भी मैं भाई से पूछना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। वो वीडियो मत देखना। क्यों भाई? मैंने रेडोट पे के ऊपर वीडियो किया था, उस पे रेडोट पे ने मेरे ऊपर लीगल केस किया था। सीरियसली? लीगल केस मैंने लीगली रिवर्ट किया था, आज तक वो लौट के नहीं आए। ओह ओके, सो क्या है बेसिकली उस पे आपका क्या मतलब व्यू है कि क्या हम रेडोट पे में पे आउट ले सकते हैं? पे इज नॉट लीगल इन इंडिया। मैं आपको इसका एक कैच बताता हूँ, इसकी ये ऊपर पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अच्छा, इंडिया में लीगल होने के लिए क्या बेसिक टर्म है? बेसिक टर्म इंडिया में लीगल होने के लिए, देखो आपकी जो कार्ड सिस्टम है वो RBI अप्रूवल उसके लिए चाहिए। रेडोट पे इज नॉट RBI अप्रूव्ड। नहीं, RBI तो आई थिंक बैंक्स या जो भी NBFC उनमें वो करता है, बट RBI डील विद एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द इंस्टीट्यूशन विच आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ओके, बट रेडोट पे के केस में, क्योंकि हम वो कंपनी आई थिंक हांगकांग में रजिस्टर्ड है, वहां से मुझे वीजा कार्ड इशू हो रहा है, तो टेक्निकली मेरा कोई इंडियन बैंक अकाउंट में तो वो वीजा कार्ड इशू नहीं किया है, तो वहां पे RBI का क्या मतलब, किस तरीके से अप्रोच है RBI का वहां पे? मैं आपको कैसे लिंक है मतलब RBI? लिंक बताता हूँ। आपने वीजा कार्ड इशू किया, वीजा इज अ ट्रांजैक्शन अथॉरिटी। एक कार्ड ऑपरेट कैसे करता है? एक कार्ड ऐसे ऑपरेट करता है कि मेरे पास एक कार्ड है, मेरे बैंक का कार्ड है लाइक HDFC, उसमें जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो मेरा बैंक सामने वाले रिसीवर बैंक को कॉल करता है, रिसीवर बैंक मेरे बैंक को कॉल करता है, मतलब इंटरनल मतलब ये इंटरनल कॉल होती है, ठीक है, मतलब वो वायर्स में हो जाती है, वो हमें पता नहीं लगती। वो मेरे बैंक को कॉल करता है, मेरा बैंक मेरे कार्ड को कॉल करके बोलता है कि दिस इज अलाउड। ओके, मतलब उसके बाद ये वापसी उस बैंक को बोलता है कि हाँ लिमिट है, उसके बाद वो उसको बोलता है लिमिट है, तो यहाँ से ये वाला बैंक उस वाले बैंक में ट्रांसफर कर देता है, आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाता। बेसिकली जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे। यस, ओके, पेमेंट गेटवे के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन आती हैं उसका फुली कंट्रोल्ड FIU के पास है। ओके, FIU क्या है थोड़ा ब्राइट? FIU इज द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जो कि स्पेशली डिजाइन करी गई है फाइनेंशियल क्राइम, पैसों का मूवमेंट रिपोर्ट करने के लिए। उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है कि वो जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी वो रिपोर्ट कर सकती है, या तो वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स को अगर इनकम टैक्स नॉन कंप्लायंस हो रहा है, या वो रिपोर्ट करेगी PMLA के थ्रू ED को। इन दोनों अथॉरिटीज को वो रिपोर्ट करती है अपनी अपनी ट्रांजैक्शन बना के। अच्छा, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे भाई सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, अगर मैं रेडोट पे में अपना पे आउट लेता हूँ तो वो क्योंकि वो क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, तो वो अब उसमें जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ उसके थ्रू जो भी मैं स्पेंड कर रहा हूँ कार्ड्स पे, वो कैसे कैटेगराइज होगा? क्या वो क्रिप्टो में कैटेगराइज होगा या वो INR मतलब मेरी नॉर्मल इनकम होगी, क्रिप्टो का कोई सीन खत्म हो जाएगा? बिकॉज वहां से मैं क्रिप्टो से सीधा INR मैंने कन्वर्ट करा लिया, वो कैसे काउंट होगा? पहली चीज, उस क्रिप्टो कार्ड की वजह से आप फेमा का वायलेशन कर रहे हैं।
सच में? यस। ओके, कैसे? उसका स्पेसिफिक रीजन है, हमारे इंडिया में एक फेमा एक्ट है, हम्म, उसमें 2 लिमिट डिफाइन करी गई हैं, पहली आउटवर्ड के लिए, दूसरी इनवर्ड के लिए, हम्म, और उसमें 3-4 शेड्यूल है। शेड्यूल में ट्रांजैक्शंस को बांटा गया है, जितनी भी हमारी नॉर्मलाइज ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें दी गई हैं। जैसे मुझे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मेरे पास $2 लाख की पावर है, मैं वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ विदाउट एनी अप्रूवल, नो अप्रूवल नीडेड। उसी में एक ब्लैंकेट अप्रूवल दिया गया था LRS के थ्रू, लिबरलाइजेशन स्कीम जो आपने सुनी होगी, उसके थ्रू एक ब्लैंकेट अप्रूवल दिया गया था फॉर एवरी सिटीजन। उस ब्लैंकेट अप्रूवल में इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों कवर करे जाते हैं। वो $2.5 लाख की लिमिट है, $2.5 लाख तक आपके ऊपर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगता। ओके, 2.5 लाख मतलब अगर क्लोज टू 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़, लेकिन वो भी साल की लिमिट है, पहला। दूसरा, वो डायरेक्टली बोलती है कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो ट्रेडिंग रिलेटेड हो, या जिसको हम लॉटरी सिस्टम कहते हैं, टीप स्टेक भी बोलते थे पहले, वो सारे सिस्टम आपके नहीं होने चाहिए। उसमें कुछ गैम्बलिंग टाइप सिस्टम नहीं होने चाहिए, वो स्पेसिफिकली वहां पे दिया हुआ है। फेमा एक्ट एक बात और बोलता है कि आपको हमने ब्लैंकेट बैन तो दे दिया कि $2.5 लाख आप कर लो, लेकिन इसमें एक कैच है कि आप इंडिया के बाहर जो भी पैसा लेकर जाओगे या जो भी पैसा लेकर के आओगे, उसकी एक कंडीशन है, आप ऑथराइज एजेंट के थ्रू ही इसको कन्वर्ट करवाओगे। Who is authorized agent? Authorized agent in our case is bank only. बैंक ओनली, जो फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन वो करती है। ओके, अगर हम ऑथराइज एजेंट के थ्रू कन्वर्ट नहीं करवा रहे हैं तो हम फेमा का वायलेशन कर रहे हैं। फेमा का वायलेशन करते हैं तो PMLA हिट करता है और ED आता है। तो हम ED का नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। जब तक ये अमाउंट छोटा है तब तक ED की हमारे ऊपर निगाह नहीं है। मतलब 250 जो आपने बोला, $250K यानी 2 करोड़ के नीचे हैं तो ब्लैंकेट एक तरीके से ब्लैंकेट, वो भी ब्लैंकेट नहीं है। आप री.पे पे जा रहे हैं, अगर री.पे कल को बड़ा हो जाता है, मेजॉरिटी पीपल वहां पे जाते हैं, तो री.पे विल गेट दैट पर्सन टू। भाई मैं आपको बताऊं, री.पे आज के टाइम इंडिया में इतना पॉपुलर है। अब आई डोंट नो उसमें मतलब क्रिएटर्स का कितना हाथ है, बट मैक्सिमम जो क्रिएटर्स हैं, मतलब जिसने भी वीडियो बनाया री.पे के ऊपर, उनका हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो री.पे है। री.पे पॉपुलर होने के लिए इससे ना बहुत सारे लोगों को ना आसानी मिलती है। हाँ, मतलब इट्स वेरी इजी भाई, सीधा पे आउट आया, टैप। लाइक मैं तो डेली यूज करता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, जब बाइनेंस आया था या CoinDCX आ रहा था, तब सबको मजा आ रहे थे। सही बात है। आज की डेट में FIU से आप भी डर रहे हो, सब डर रहे हैं। तो अभी मतलब जब तक आप ये बोलना चाह रहे हो, जब तक री.पे FIU से रजिस्टर्ड नहीं होता, जब तक वी आर फाइन, या यूज कर सकते हैं छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए। तो आप नहीं कर सकते। मैं इसको बताता हूँ ये ट्रेस कैसे होगा। पहला, आपका गेटवे ट्रेस होने के लिए वीजा है, वीजा गेटवे। दूसरा, मेरे पास अभी एक जनरल क्वेरी थी कि मैंने री.पे कार्ड से 18 लाख की गाड़ी खरीदी है। ठीक है, गाड़ी खरीदी। ओके, गाड़ी खरीदते टाइम मैंने पैन कार्ड और इनकम स्टेटमेंट सबमिट करी है, जिसमें कि वो है नहीं 18 लाख, क्योंकि आपने यूएसडीटी में लिए। अच्छा, अब इनकम टैक्स से नोटिस आया है कि आपके 18 लाख कहाँ से आया, आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो। ओके, क्योंकि यूएसडीटी में आपने लिया, वो इनकम टैक्स को बताया नहीं। नहीं, इनकम टैक्स ने आपको नोटिस भेजा कि आपने 18 लाख रुपए की पेमेंट करी है, कहाँ से करी है, आप उसकी स्टेटमेंट दो बैंक की। ओके, अब दैट पर्सन इज स्ट्रक कि मैं री.पे की स्टेटमेंट कैसे दे दूं। सही बात और मैं ये बोल कैसे दूं कि री.पे यूज किया है। अब वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये कार्ड से पेमेंट हुई तो हुई कहाँ से। और बैंक ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इज स्टक एट दैट पॉइंट कि मेरे को तो उसी की स्टेटमेंट चाहिए, या तो लाके दो या 18 लाख रुपए में क्लब कर दूंगा। क्लब मतलब किस सेंस में क्लब? मतलब आप जो भी आपकी नॉन फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे आपने एक इनकम डिक्लेयर करी, मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख रुपए में इनकम टैक्स प्रिज्यूम करता है कि आप 20-30% सेव करते हो और 70% खर्च कर देते हो, स्पेंड करते हो। ठीक है, तो आपकी 20% जो बची हुई इनकम होती है, डेट विल बी काउंटेड कि आपके पास इतना पैसा होगा, दैट इज योर वर्थ। ओके ओके ओके। आप अगर 10 साल पहले के आपने देखे होंगे बुजुर्ग कि 20-20 साल से रिटर्न भरते थे। क्यों भरते थे? वो इसलिए भरते थे कि वो 20% वो कहते थे जी मैंने डिमोनेटाइजेशन पे ये रखा, मेरे को तो नगद रखने की आदत है, मैं तो बिछा के सोऊंगा। सही बात है। ठीक है, तो वो जमा कर पाए। जिन्होंने ये नहीं किया वो क्या करे? अब वो जो 20 लाख रुपए की इनकम होगी, 18 या 20 लाख रुपए, वो जो आपने इनकम डिक्लेयर करी उसमें जोड़ दी जाएगी, प्लस कर दी जाएगी।
ओके, तो आप 2 बार फँस गए, मतलब बेसिकली Yes. एक बार तो उसमें फँसे और उसमें Yes. अगर कुछ सीन हो गया, लाइक लेट्स सपोज अगर आप पीएमएलए की बात करो, ईडी की बात करो, Yes. अगर अमाउंट चलो छोटा है 18 लाख, क्योंकि आपने बोला कि 250 के आसपास भी नहीं है ये कहीं, तो आई डोंट थिंक उतना इश्यू Yes. होगा, बट स्टिल मतलब सर एक देखो 250 के ना आप एग्रीगेट गिन रहे हो कि एक पर्सन के लिए 250 के। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको पता होगा दुबई में इंडिया से बहुत सारे लोग गए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, गए मेरे हुए कई हैं। सारे दोस्त हैं। वहां पे जॉब के लिए बहुत सारे लोग गए हैं जो लो लेवल, हम्म, लो क्लास हम्म, में आते हैं। उनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो पहले हवाला के थ्रू अपनी सैलरी इंडिया भेजते थे। हम्म, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज हैवी कॉस्टलियर। ठीक है, तो उनके लिए वो कम पड़ता था, तो वो हवाला के थ्रू भेजते थे क्योंकि हवाला सस्ता पड़ता है। ट्रू। एज सिंपल एज दैट। उन लोगों के ऊपर भी डी का चार्ज गया था। आपको पता है ये बात? ये पूरा केस है इसके ऊपर। टोटल मिला के 3,500 बंदों के ऊपर गए थे और कितनी ट्रांजैक्शन थी पूरे साल भर में? $10,000 भी नहीं थे। जस्ट टू स्क्रूटनाइज की बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे ये लोग मतलब पैसे का इधर उधर कर रहे हैं, ये भी एक नया तरीका है। ये भी तरीका है। तो रीडॉट पे आज की डेट में सॉल्यूशन नहीं है टू अवॉइड टैक्स, और सिर्फ अच्छा लोग रीडॉट पे जा रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टैक्स भरना है, मैं तो बोलता ही हूँ मतलब अपनी वीडियोस में भी, अगर रेडिट पे हमारे पास देखो इंडिया में कोई सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बस ये आपका कन्वीनियंस इजी करता है कि भाई आप V2P के वेंडर से बच जाते हो, एटलीस्ट आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता, आप यू कैन बाय एनीवेयर। तो अगर जो हम P2P में ले रहे हैं उस पर टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, बस अकाउंट फ्रीजिंग और इन सब चीजों से हम बच जाएंगे। ये बेनिफिट है रेडिट का, टैक्स तो वहां भी भरना पड़ेगा। टैक्स तो वहां भरना पड़ेगा। आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप ना थोड़ी सी सिंपैथी गेन कर लोगे एट द टाइम ऑफ एनी एक्शंस। अच्छा, अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो हाँ। वहां पे आपको थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाएगी हाँ। कि सर देखो मेरे को तो पता नहीं पता नहीं था, तो ओके ओके, टैक्स भर के आया हूँ, मतलब ये बेचारा मेरी काइंड ऑफ idea, के, ओके बेचारा ओके ओके kind of ओके। अच्छा भाई, नाउ एक हम अगेन सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि अच्छा मुझे एक बार बताओ, जो 20 लाख आपने बोला है वो अब क्या इंडिया में हम लोग बहुत फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन करते हैं आपस में ही, जैसे हम यूपीआई इतना पॉपुलर है तो कोई भी यूपीआई से किसी को भी अमाउंट भेज देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को मतलब ऐसे महीने में 50,000 भेज दे रहा हूँ, कभी 1 लाख भेज दे रहा हूँ, ये क्लब करके 20 लाख हो गया, जबकि मैंने कोई यूएसडीटी में कभी यूज नहीं किया, कभी मैंने ट्रेडिंग नहीं करी। इस केस में मतलब 20 लाख मेरे अकाउंट में आया, राइट। एंड दूसरे केस में जो मैंने यूएसडीटी में ट्रेडिंग करी या मैंने प्रॉफिट में ट्रेडिंग करी, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया है और कोई नहीं जानता, उस केस में भी उस बंदे से मेरे पे यूपीआई के थ्रू पैसा आया है। व्हाट इज द डिफरेंस? कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ये वाला मतलब गवर्नमेंट की नजरों में कैसे पता लगेगा, वो कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि एट द एंड दोनों यूपीआई से आए हैं, 20 लाख ही आए हैं। गवर्नमेंट की नजर में ये चीज आपकी ना प्योरली आइडेंटिफाइड नहीं होती है। ठीक है, 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, जनरली उसका ना रिकॉर्ड कीपिंग होती है। आपने अगर किसी दोस्त को दिए, मैं आपसे बैठूं और पूछूं कि आपने 1 करोड़ किसी को दिए हैं, तो अब हाँ उसको दिए हैं, उसे लेने हैं मैंने। हाँ सही बात है, ये जनरल होगी। लेकिन अगर आप यूपीआई वाली क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से लेके बैठे हो तो मैं कहूँ उसको बुला के जरा पूछवा दे, तो आप नहीं पूछवा पाओगे। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये मतलब उससे पहले, मतलब ये तो चलो आफ्टर प्रोसेस है ना, कि कोई अगर आपके मतलब ऑफिसर आपसे पूछे, मतलब कि एक्सप्लेनेशन पूछे, तो ये आप तब फंस सकते हो। ये ना एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप आईटीआर फाइल करवाते हो, मैं उस क्लास को छोड़ देता हूँ जो 500 और 1000 वाली क्लास है। ठीक है, जो मतलब बेसिक बीकॉम क्लास पे जा रही है। हाँ। ठीक है, उस क्लास को छोड़ देता हूँ। अगर उसके ऊपर की क्लास पे आप बात करोगे तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी ड्रिल्ड आउट। हम एक अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन के बारे में पूछते हैं कि ये बताओ पहले कहाँ से आई, वरना ये इनकम में मैं काउंट कर रहा हूँ। हम पहले ही वो काम कर देते हैं जो इनकम टैक्स बाद में करता है। तो भाई मतलब फिर तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर आप लूज करते हो, बिकॉज एज लाइक इंडिया में हमें पता है कि भाई मैक्सिमम लोग भाई एक तरीके से पैसा टैक्स इवेजन नहीं करते हैं, किसी ना किसी से वो ढूंढते हैं कि भाई ऐसा सीए ढूंढ के लाओ जो ऐसा टैक्स कम करे, मतलब बचाए। फिर तो आप बहुत सारे क्लाइंट लूज करते हो। लीगली बचाना इज मोर प्रेफर्ड। अच्छा, कि बाद में आपके पास नोटिस आए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज कोई भी प्रॉप ट्रेडर है जो ये वीडियो को देख रहा है, एंड इफ ही वांट्स टू कंसल्ट फ्रॉम यू, तो आपके क्या चार्ज है एंड कैसे चीजें वो होती है? फॉर एग्जांपल अगर उसको टैक्स भरवाना आपसे, फॉर एग्जांपल देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, मेरी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इवन मेरे चैनल के बैनर पे भी लिखा हुआ है। मेरे व्हाट्सएप पे मेरी पूरी टीम रहती है, फोन मेरे पास रहता है।
तो कॉल करना उस पे अलाउड नहीं है। ओके। कॉल करता तो हम ब्लॉक मार देते हैं ओह सीधा। क्योंकि हम रिकॉल Obviously. कॉल नहीं उठा सकते, मतलब इतना true, true. प्रेशर में हम कॉल नहीं उठा सकते। तो वहां पे कंसल्टेंसी के लिए या कोई भी आपको पूछना है तो कंसल्टेंसी के लिए आप बुक कर सकते हो। और जितना आप नॉर्मल जो अभी मैंने स्लैब बोला, आप इसका 15x के आसपास मान लो कि मैं ITR के चार्जेस हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग चार्जेस बेस्ड ऑन माई टाइम। ऑब्वियसली जितना मैं टाइम डिपोट करूंगा उतने मेरे चार्जेस आते हैं। और क्रिप्टो में बहुत उलझी हुई ट्रांजेक्शन होती हैं, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन में आपको बताता हूँ कैसी होती हैं। मैंने एक अकाउंट खरीदा, अकाउंट से खरीद लिया, मतलब कार्ड से खरीद लिया, वीजा कार्ड से। उसके बाद वहां से पे आउट निकाला, वो मैं ट्रस्ट वॉलेट पे ले गया। ट्रस्ट वॉलेट से मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने CoinDCX पे डाल दिया। CoinDCX पे मेरे को चुल मची और मैंने उठा के 10-12 क्रिप्टो उससे और खरीद लिए। ओके। उसके बाद उन क्रिप्टो को बेच के उससे लॉस हो गया। वो लॉस से जो बैलेंस बचा वो मैंने निकाल लिया। अब इसको आप कैसे दिखाओगे? सही बात है, मतलब ये तो पूरा घुमा दिया ना, मतलब पूरा बंदा कंफ्यूज हो गया। ठीक है भाई, एक और अभी न्यूज़ बहुत पॉपुलर होती है इंडिया में कि मतलब गवर्नमेंट हमारे व्हाट्सएप को, ईमेल्स को चेक करेगी, है ना, मतलब ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हमने ट्रांजेक्शन करे जो व्हाट्सएप के थ्रू P2P वेंडर के थ्रू हम करते हैं, तो सारे पकड़े जाएंगे फिर उस केस में क्या, मतलब क्या देख सकते हैं कि भाई इस मतलब प्रोफर्म से इतना पे आउट आ रहा है, फिर तो सारा ट्रैक देना पड़ेगा, भले आप ट्रस्ट वॉलेट में रखो, राइट? जो हमने सॉल्यूशन पे बात करी थी कि भाई आई कैन क्रिएट मल्टीपल ट्रस्ट वॉलेट और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर तो अगर जीमेल देख रही है कि भाई पे आउट रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है, फिर वो तो पंगा पड़ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, 130 CR की पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, में अगर 30 करोड़ लोग प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में कर रहे हैं, मतलब 30 करोड़ भाई मुझे तो लगता है, सही बताऊं, आई थिंक 150 मतलब 1.5 लाख लोग ही हैं जो, मैं इंडिविजुअल की बात करूं, वो भी ज्यादा बता रहा हूं, जो एक्टिवली प्रॉप में ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं, आपकी ये गलत है। अच्छा, गलत है, ओके। XNS का लास्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट XNS, मैं आपको उसी पे ला रहा हूँ। XNS का लास्ट ईयर का रिपोर्टेड डाटा था, इंडियन अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रजिस्ट्रेशन थे XNS के पास, एक्टिव ट्रेडर के, मतलब नॉन एक्टिव ट्रेडर की बात नहीं कर रहे, हम एक्टिव ट्रेडर के थे। XNS के जाने से बहुत सारे लोगों को झटका भी लगा है। सही बात है, क्रिएटर को ज्यादा लगा है। वो पता लगा कि अभी आजकल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं XNS में, रीओपन हो गए हैं। तो वो जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, वो साथ में प्रॉप फर्म जरूर कर रहा है। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, जितने लोग आज की डेट में, आप ऐसे समझो कि आज से ना 2008 से लेकर 2000 अब ऐसे समझो कि 4 से मैं अपने फादर के साथ में रहा हूँ काफी, वहां से लेकर 2010 तक, 11 तक, 2008 की मंदी मैंने देखी है, मतलब वो फॉल देखा है मैंने, क्राइसिस जो आया था वो फॉल हमने देखा है। उस टाइम में मेरे फादर ट्रेडिंग करते थे। सच में? ओह, सो यू गॉट ठीक है, थिक मनी ब्रो है। और उस टाइम में मेरे फादर बुक पे ट्रेडिंग करते थे। बुक पे मतलब वो जो बी बुक मतलब वो डब्बा ट्रेडिंग। ओके, ठीक है। डब्बा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था पहले भी, वो तो बहुत टाइम से, आज भी है, वो रहेगा। वहां पे लोग मूव क्यों करते हैं? उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं, टैक्स बचाने के लिए कोई मूव नहीं करता। वहां पे मूव करते हैं मार्जिन, हाँ ये भी है, मार्जिन बचाने के लिए। डब्बा ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग कैसे होती है? मैंने फोन कर दिया, ट्रेड हो गया, वो तो मैं समझता हूँ, उसमें पैसा नहीं देना पड़ता, पैसा तो जवान है एक तरीके से। वो प्रमोशन थी, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत हाई थे। धीरे धीरे वो चार्जेस को काफी रिड्यूस कर दिया गया। आज की डेट में मार्जिन, फ्यूचर, मतलब बहुत ही कम हो गए ना, के बराबर ये सारी चीजें ओपन अप हो गई। ओपन अप होने से वो लगभग एंड पे है, डब्बा ट्रेडिंग एंड पे है। वो जितने भी लोग थे वो आज की डेट में कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। वॉल्यूम क्यों है यहाँ पे, उसका रीजन दे रहा हूँ आपको। वो सारे लोग, किसी को प्यार नहीं है NSE BSE, मतलब मेरे फादर से पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे कि क्या है, उन्हें बस एक चीज पता है, गोल्ड सिल्वर ही है। सही बात है, कमोडिटी जो है, कमोडिटी। वो सारे लोग मूव करके जा रहे हैं आज की डेट में फॉरेक्स में। और फॉरेक्स में लिक्विडिटी भी आई थिंक बहुत बड़ा, लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा मैटर है। तो वो सारे लोग यहाँ पे हैं, वो आपको दिख नहीं रहे, मतलब आज की डेट में ना कोई बता नहीं रहा है। उस टाइम से भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। 2020 से पहले क्या इन्वेस्टर नहीं थे? ऑब्वियसली क्या SIP वाले नहीं थे? लेकिन 20 के बाद क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर बढ़ गए बस। मतलब सही बात है। वैसे तो मैंने भी अपनी जर्नी आई थिंक 19-18 के अराउंड स्टार्ट करी थी। मतलब कोविड ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्रेडर प्रोड्यूस करे वर्ल्ड में। मुझे लगता है वो एक ऐसा टाइम था।
कोविड ने इन्फ्लुएंसर प्रोड्यूस करे हैं। नहीं भाई, ट्रेडर भी प्रोड्यूस कर। Trader- आई नो फ्यू ट्रेडर्स दोज आर नॉट ऑन इंटरनेट, दे आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट बट दे आर प्रॉफिटेबल एंड दे आर ट्रेडिंग। ट्रेडर पहले भी थे, बस हाँ। कभी मौका नहीं मिला। वो 3 महीने खाली बैठ के ना बंदा अपने सो भाई हम बात करते हैं, हमने CFD की बहुत सारी बात करी, राइट, बहुत ही ज्यादा बात करी। नाउ विल टॉक अबाउट फ्यूचर प्रॉप फर्म, वो कैसे ऑपरेट होते हैं, क्योंकि आई थिंक वो थोड़े ठीक हैं, दैट इज नॉट इन ग्रे एरिया, एंड उसके टैक्सेस को कैसे अप्रोच करना है उसको थोड़ा मुझे बताओ। फ्यूचर प्रॉप फर्म में सबसे एक डिफरेंस आता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हम लोग बहुत ब्लैंकेट तरीके से प्रॉप फर्म के चैलेंजेस बाय कर रहे हैं फ्रॉम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ओके, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के बहुत सारे प्रॉप फर्म हैं जो अलाउ ही सिर्फ इतना करते हैं, लाइक टॉप स्टेप दे अलाउ ओनली क्रेडिट कार्ड। ठीक है, हाँ, ब्लैंकेट है। और वो भी वीजा, आई थिंक वीजा और मास्टर, वीजा और रुपए तो अलाउ भी नहीं करते। रुपए अलाउ भी नहीं करते। ये जो एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर काफी सारे बैंक ऐसे हैं, जैसे कोटक एक बढ़िया बैंक है जो आपका 206 EC में TDS काट लेता है। थोड़ा भाई डिटेल में मतलब थोड़ा ऐसा समझाओ हम जैसी जो लैंग्वेज भी में। आउटवर्ड पेमेंट करते हैं, हाँ। अगर वो पेमेंट हम बैंक को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो बैंक उसके ऊपर 1% का TCS जमा कर देता है। नहीं भाई, मुझे बैंक मतलब मैं खर्च कर रहा हूँ तो मुझे बैंक को क्या बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है। इज इट नेसेसरी और इट इज नेसेसरी। ओके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ओके। जब बैंक को वो ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आती तो उसके ऊपर TCS जमा कर देता है। अगर वो वेरीफाइड है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसा मतलब पॉपुलर चीज बाय करी है, पॉपुलर सर्विस बाय करी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, उस केस में नहीं करेगा। अच्छा, उस केस मतलब जस्ट बिकॉज बैंक नोज दिस थिंग वो ओके है, नहीं है तो वो TCS वो TCS जमा कर देता है। और Okay. ये फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन कोटक के केस में सबसे ज्यादा सुनने के लिए मिलती है मेरे को। ठीक है, जितनी मेरी कम्युनिटी बनी है अभी तक, उस कम्युनिटी से मुझे कोटक के केस में सबसे ज्यादा सुनने के लिए मिली है। तो उस वाले बैंक को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आपका जो भी फॉरेन एक्सपेंडिचर है जो आप प्रॉप फर्म खरीदने में लगा रहे हो, चाहे वो CFD चाहे वो फ्यूचर, वो प्रॉप फर्म का अमाउंट जो आपने स्पेंड किया, that will not exceed 40% of your reported income in your ITR. थोड़ा जैसे लेट सपोज एक ऐसे इंसान के साथ बताओ जैसे जो 10 लाख रुपए का पे आउट मारा, उस केस में बताओ, मतलब नंबर के साथ बताओ, बिकॉज ऑडियंस आई थिंक ज्यादा। 20 लाख रुपए का पे आउट निकाला है, ठीक है, और मैं 20 लाख रुपए की इनकम रिपोर्ट कर रहा हूँ अपनी ITR में। ठीक है, 20 लाख रुपए की मैंने इनकम रिपोर्ट करी, उसमें मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा 10 लाख नहीं रुपए। नहीं, 20 लाख जो मैंने निकाले हैं दैट इज फ्रॉम फ्यूचर्स प्रॉप फर्म। नहीं, आप पहले प्रॉप फर्म खरीदोगे तब तो आप पे आउट निकालोगे। ओके ओके, गॉट इट। आपने लास्ट ईयर, आज हम बैठे हैं 2025-26 में, ठीक है, ठीक है, मैं 2025 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और उसमें मेरी जो ITR फाइल्ड है वो है 5 लाख के इनकम पे। ठीक है, 5, 6, 7 यही रखते हैं लोग, क्योंकि 7 लाख के ऊपर टैक्स है आज की रेट में। 12 लाख या 7 लाख क्या ग्लिच है? पिछले साल 7 लाख की है, इस साल 12 लाख की हुई है। पिछले साल 7 लाख के ऊपर टैक्स है, तो लोग 7 लाख रखते हैं। अब 7 लाख का 40%, आई थिंक 3.5 से थोड़ा नीचे, 3 लाख के हम 3 से 4 के बीच में पकड़ लेते हैं, हम 4 लाख को ऊपर की लिमिट पकड़ लेते हैं। 4 लाख से ऊपर के अगर मैं प्रॉप फर्म अकाउंट को बाय करता हूं तो चाहे कोई भी बैंक हो, आप उसके रेड फ्लैग में काउंट हो जाते हो। ओके, ठीक है। आपके ऊपर स्पेशल निगाह रखी जाती है कि आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल भाई जैसे मैं टैक्स भर रहा हूँ और मैं चैलेंजेस बाय करते जा रहा हूँ अपने अकाउंट से, तो क्या बैंक वाले के पास भी मेरे टैक्स का पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि मैंने कितना लास्ट ईयर टैक्स भरा है? तभी वो फ्लैग करेगी ना इवेंचुअली। बैंक के पास आपका डेटा नहीं है इवेंचुअली, लेकिन आपकी वर्थ आपकी ट्रांजैक्शन से डिनोट होती है। अच्छा, मतलब एक कुछ रेंज वो कुछ देखते होंगे, ऐसा कुछ रेंज आप ऐसे समझो कि आप इनकम कितनी रिपोर्ट करते हो। आप जब अपनी रिटर्न फाइल करवाने जाते हो किसी के पास भी, वो आपसे सबसे पहली चीज मांगता है अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आओ। हाँ, सही बात है। क्या करेगा बैंक स्टेटमेंट में से? वो आपके रिसिप्ट का टोटल करता है पहले। वो रिसिप्ट का जो टोटल है दैट इज योर इनकम, दैट इज योर सेल। ओके, सिंपल, ठीक है। तो वो जो रिसिप्ट का टोटल है वो आपकी सेल कहलाएगी, और वो सेल का 40% मोटा मोटी आपकी लिमिट बन जाती है। लिमिट मतलब अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 7 या 10 लाख फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लास्ट ईयर शो करा है, तो करेंट ईयर में मैं इसका 40% यानी 4 लाख तक का चैलेंज बाय कर सकता हूँ यूजिंग माय बैंक अकाउंट इन फ्यूचर प्रॉप फर्म्स। यस, वही आप एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा, इसके अलावा क्या तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ओके, आप सिंपल समझो, इनकम टैक्स आपसे कहता है कि आप कितने पैसे कमाते हो। मैंने बोला 10 लाख कमाता हूँ। 10 लाख कमाते हो, ठीक है जी। घर का खर्चा
मे बी 3-4 लाख। बाकी कहाँ है? सही बात है। बाहर गए थे, पढ़ाई करी है, ओके, क्या किया यहाँ फंस गया मैं आपके पास जवाब नहीं है। क्योंकि मैंने तो इनकम तो वो चीज हम लिमिट के नीचे रख के काम करते हैं। तो ओके। हमारी एडवाइजरी ये होती है कि 40% को एक्सीड ना किया जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद होता कुछ नहीं है, जनरल सेंस में होगा कुछ नहीं, हम्म। बस आपका अकाउंट रेड फ्लैग में आ गया। चलो ठीक है भाई, हमने अब चैलेंज बाय कर लिया। चैलेंज अब बाय आगे कर लिया, हमने चैलेंज बाय करने के बाद हमने पे आउट निकाला, वो पे आउट पे भी सेम लिमिट अप्लाई होगी कि अगले साल जो आप इनकम दिखाने वाले हो उसका 40% की लिमिट ही आपको काउंट करके आगे चलनी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 लाख का अकाउंट बाय किया, टॉप स्टेप का है यानी XYZ, मैंने उससे पे आउट लिया 50 लाख का, फॉर एग्जांपल के लिए मान चलते हैं। अब जो 50 लाख, क्योंकि फ्यूचर्स का पे आउट देने का तरीका बिल्कुल वैलिड है, एक नंबर का है, बिकॉज वो लोग क्रिप्टो का कोई झोल नहीं रखते भैया, सीधा तुम्हारे इंडियन बैंक अकाउंट में डालते हैं। अब वहां से वो सीधा बैंक अकाउंट में आया, तो इस केस में कि मैं कैसे टैक्स को फाइल करूंगा और कितने % पे करूंगा, वो बताओ आप। सबसे पहले पे आउट लाने का तरीका समझ लेते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ। पे आउट आएगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? Yes. ओके। आप सबसे पहले टॉप स्टेप या माई फंडेड फ्यूचर, हाँ। ये दोनों अच्छी प्रोफर्म है और दोनों इंटरनेशनल ट्रांसफर देती हैं। और राइज में जो इंटरनेशनल ट्रांसफर हम पहले छोड़ाए थे CFT में, वो भी यही कवर होता है। अच्छा। इन तीनों केस में फेमा सिर्फ एक चीज बोलता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। और वो लिमिट 2.5 लाख हम पकड़ लेते हैं, जो ब्लैंकेट लिमिट है, वो आप लेकर आ रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस वो एपी के थ्रू लाना। एपी कौन? मतलब? बैंक। ऑथराइज पर्सोनल के थ्रू लाना। एपी कौन? बैंक। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। ऑथराइज पर्सोनल इज बैंक। हाँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक, टॉप स्टेप पे मैं अकाउंट खरीदता हूँ, क्रेडिट कार्ड से पे कर देता हूँ, 40% की लिमिट में रहता हूँ। मैंने वहां पे चैलेंज लिया, चैलेंज क्लियर किया। चैलेंज क्लियर करने के बाद में पे आउट, मैंने वहां से एलिजिबल हुआ, मैंने रिक्वेस्ट किया। जब आप टॉप स्टेप में पे आउट एलिजिबल होते हैं तो वहां पे एक टैक्स फॉर्म भरा जाता है जिसे WBN बोलते हैं। ओके। वो टैक्स फॉर्म यूएस की में टैक्स ट्रीटी को बताता है कि उसमें टैक्स ट्रीटी लगती है बेसिकली, कि वहां मतलब वहां के इनकम टैक्स को पता चल गया कि भाई ऐसा कुछ है केस। यस, ठीक है। वो टैक्स ट्रीटी में जो भी डाटा है वो एक्सचेंज होता है इनकम टैक्स के साथ। ये मैं पहले क्लियर कर। अच्छा, वहां का जो टैक्स सिस्टम है वो हमारे इंडियन इनकम टैक्स के साथ डाटा एक्सचेंज करता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ का वहां जाता है, वहां का यहाँ आता है। तो इसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता और इसमें छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आगे चल के आपको पता लगेगा। जब आप वो पे आउट रिक्वेस्ट कर देते हैं, वहां से आप अपनी बैंक की डिटेल डालते हैं, तो वो पे आउट आपके बैंक में हिट करता है। ठीक है। हिट करते ही आपका जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट के ऊपर लीन लग जाता है। अच्छा, मतलब जैसे मैंने 20,000 का पे आउट मारा, वो सीधा आएगा लेकिन लीन लग जाएगा। लीन लग जाएगा। आपको बैंक से मेल आएगा कि आप आ जाइए, अच्छा, प्रूफ करिए ये पैसा क्यों आया है, कहाँ से आया है और क्या पर्पस है, साथ में पर्पस कोड बता दो। अच्छा, पर्पस कोड क्या है भाई? पर्पस कोड, ओके, एप्लीकेशन दे दो। और उसके बाद हम आपका पैसा कन्वर्ट कर देते हैं। ये RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। इसमें मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा रोकना है। बैंक को इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका है सेविंग अकाउंट। अच्छा, अगर ये करंट अकाउंट है तो भी सेम होगा? करंट अकाउंट होगा तो भी सेम। ओके, ठीक है, लीन लगा उसके बाद भाई। ओके, ये पे आउट इस पे भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ICICI बैंक यूज कर रहे हो तो आपका अप टू 10 लाख कोई लीन नहीं लगेगा। तभी मैं कहूँ YouTube से मेरा आता है, ICICI में तो कुछ नहीं होता। ठीक है। YouTube पे भी लगता है। अगर YouTube से आप किसी और बैंक में लोगे वहां भी लीन लगेगा। चलो, मैंने ICICI चूज कर रखा है। ओके, ICICI करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 10 लाख रुपए तक कुछ नहीं कहता। 10 लाख के बाद आपसे वो कहता है कि आप GST, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और DGFT का रजिस्ट्रेशन ले आओ। ये भाई क्या है DGFT? DGFT एक पोर्टल है, वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बिल जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, मतलब बिल आप अपने टैली यूज करते हैं, मतलब बिल चाहिए बेसिकली। ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है, और वो बिल के अगेंस्ट में पेमेंट बैंक सेट ऑफ करता है। अच्छा, आपने DGFT में एक बिल क्रिएट कर दिया, पेमेंट आई बैंक में, बैंक वाला कहेगा यहाँ सेट ऑफ कर दो ये पैसा, क्योंकि डॉलर में बिल बना है ना, तो डॉलर क्लियरिंग चाहिए ना उसको। ओके, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको GST लेना पड़ता है, लेकिन GST ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इस केस में 0 है। अच्छा, इस केस में 0 क्यों है? अदर केस में 6% था ब्लैंकेट वाले में, ये तो 18% था। क्योंकि वहां पे AP नहीं था। अच्छा, ऑथराइज्ड पर्सन है, यहाँ पे बैंक है और मेरे को कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे टैक्स 0 है,
लेकिन जीएसटी कंपलसरी है, आपको रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी मंथली, जो आप खुद भी कर सकते हो। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी हैं, आप देख के एक इनवॉइस बनता है, मतलब महीने में भाई टॉप स्टेप में देखें तो 5 दिन के बाद पे आउट मिलता है। अगर मैं हफ्ते में एक भी पे आउट लगाऊं तो सिर्फ 4 पे आउट मिलता है। मतलब जीएसटी वालों को कुछ नहीं देना इस केस में, उनका मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, सजेशन चाहिए, लेकिन देना कुछ नहीं है। Just because of that AP, because वो ऑथराइज्ड है। ओके, ठीक है। आपके पास जब ये तीनों चारों चीजें आपके पेपर बन जाते हैं, आप ये बैंक को सबमिट करते हैं और बैंक को एक ऑथराइजेशन लेटर देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें EFC अकाउंट खुलवाना नहीं है, हमारा एक करंट अकाउंट खोल दो और उसमें जो भी पैसा आए मार्केट रेट पे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसमें ना कन्वर्जन का झंझट है। डॉलर आए हैं, डॉलर मेरे को आज नहीं बेचने, रेट कम है, मैं तो 3 दिन बाद बेचूंगा, बिजनेस में ये भी होता है ना। ट्रू। ठीक है, तो वो 3 दिन बाद बेचूंगा, वो 3 दिन तक क्या करे पैसा। ओके, तो उसके लिए अकाउंट खुलते हैं अलग अलग नाम है उनके, सिर्फ करंट अकाउंट की। इस हमारे केस में क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हमें 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गोल्ड में ऐसे ही हो जाते हैं। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि एक अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट, उसमें सारे पेपर देते हैं, ब्लैंकेट मैंडेट देते हैं बैंक को, वो बैंक में जितना भी पैसा आता है वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है उसी रेट के हिसाब से, द मोमेंट पैसा हिट्स। ओके, यस, सेम डे कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन 1 टाइम ये प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छा, एक बार जब पहली बार वो लीन लगाएं तो जाके बता दो कि भैया हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद रेगुलर करेंगे तो आई डोंट थिंक वो लीन लगाएंगे, राइट? ये आप कहना उसके बाद ये जो अमाउंट आया ये फिर से आपकी बिजनेस इनकम बन गई। अब इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस इनकम बन गई। 1 करोड़ तक है तो 50% तक को ऑप्ट कर सकते हो, मतलब जो चैलेंज फीस में या इंटरनेट बिल में या ऑफिस में ऐसा कुछ। अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो आप ऑडिट में जा सकते हो। ऑडिट में आपको पता है कि एक्सपेंसेस डल जाते हैं, तो उसमें कोई इतने एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, वो एक्सपेंसेस डल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, किसी का झंझट नहीं, सीए को भी ज्यादा झंझट नहीं है भाई, उसको पता क्या नहीं है। ओके, बट सीएफडी में लेकिन यहाँ से पे लोग डरते हैं जीएसटी के लिए। अच्छा, इस केस में अगर हम लेट सपोज हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो जीएसटी लेने जाएंगे तो उसको कैसे, क्या बोल के अप्लाई करेंगे? रिसर्च एनालिस्ट कैटेगरी होती है उसमें, कैटेगरी कोड है जो पर्पस कोड भी है रिसर्च एनालिस्ट का। अच्छा, क्या है वैसे बता दो भाई, जो कल को अप्लाई करे। कोई किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप गूगल पे लिखो, चलो मैं डाल दूंगा यहाँ पे पर्पस कोड लिस्ट, ठीक है, पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी, 3 पेज की लिस्ट है, सारे पर्पस कोड है, वहां पे ऑल्ट F लगा के ढूंढ लो। ये भी सही तरीका। जो फ्रीलांसिंग डालनी है, बिजनेस कंसल्टेंसी डालनी है, एडवर्टाइजमेंट डालना है, गूगल एडवर्टाइजमेंट डालना है, वो सब मिलता है वहां पे, वहीं से तो सब उठाते हैं। और अगर आपको वो भी ना मिले तो बैंक में तो जाना ही पड़ेगा, उससे पूछ लो, पर्पस कोड बताते हैं। ओके, फेयर इनफ। सो बेसिकली फ्यूचर्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो झंझट नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वी आर एस्केपिंग दिस USDT वाला पंगा और वेंडर, मतलब ये सब चीज का झंझट नहीं है, मतलब डायरेक्ट बैंक में आया और बैंक से ही आप एंजॉय कर रहे हो। सो ये भी तरीका, बट यार फ्यूचर्स फ्रॉम ट्रेड करना इस मतलब रूल्स थोड़े से उसके समझने में मुश्किल आती है जो लोग CFD में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं आप फ्यूचर ज़्यादा ट्रेड करते हो, मैं भाई CFD के अलावा आज तक फ्यूचर ट्रेड ही नहीं किया, बट मैंने सुना है कि फ्यूचर हमने इसलिए शुरू कर लिया था क्योंकि फ्यूचर में ना स्प्रेड नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये भी एक बढ़िया है, स्लिपेज स्प्रेड नहीं मिलेगा, स्लिपेज और स्प्रेड नहीं होता, और हमें ट्रेड करनी होती है सिल्वर। अच्छा, आप सिल्वर ट्रेड करते हो? सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, जिंक, गोल्ड करते हैं CFD में। तो भाई ये देख लो भाई, CA के साथ साथ भाई अदर चीजों में भी लगे हुए हैं, सो समझ जाओ। तो भाई मैं अब आपसे पूछता हूँ कि हमने इतना डिस्कशन किया, आप सिंपल एडवाइस क्या देना चाहोगे लोगों को जो CFD में ट्रेड कर रहे हैं उनको, साथ ही साथ जो मूव आउट करने का सोच रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो ऐसी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें टैक्स इवेजन करा जाए, जैसे कि हमने मेथड्स एक्सप्लोर, क्योंकि बिकॉज ये हमें पता होना चाहिए, वो आप करो ना करो, लाइक आपके अपने स्पेशलाइज की चक्कू सबके घर में है, कोई चला दे तो केस हो जाता, नहीं तो रखने दे तो सभी हैं, तो वाला केस। तो क्या आपका एडवाइस होगा मेरी ऑडियंस के लिए? पहला, स्टार्टिंग हमेशा CFD से होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कभी भी फ्यूचर प्रॉफ फर्म पे मूव नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जब तक हमारे पास एक रेगुलर स्टीम सोर्स ना हो तब तक हमें फ्यूचर प्रॉफ फर्म पे मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफ फर्म में खर्चे, आप मानो या ना मानो, GST का खर्चा है, एनुअल कंप्लायंसेस का खर्चा है, वो रहेगा, और फ्यूचर अकाउंट क्लियर करना उनके रूल्स के हिसाब से भी थोड़ा सा डिफरेंट है CFD से। ये हमारा सबके लिए एडवाइस थी। CFD के केस में आप 2 तरीके के अकाउंट बाय कर सकते हो। पहला, जो आपको इनकम टैक्स में रिपोर्ट करने हैं,
सब कुछ करना है, जैसा कि हमने पॉडकास्ट में बात करी। इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि एक ऐसे अकाउंट खरीद सकते हो जो आपको नहीं करने हैं, मतलब आप सोच सकते हो उसके बारे में। ये हमारी नॉर्मल एडवाइस है। ओके, तो भाई नाउ अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट, कि मैंने फॉर एग्जांपल आप, राइट, आप सीए भी हैं, ट्रेड भी करते हैं, आपने टोटल पूरे साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, जिसमें से कि 50,000 CFD से आता है, 50,000 फ्यूचर परफॉर्म से आता है। नाउ आप इसको टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फाइल करो, कितना, मतलब अमाउंट बताओ मुझे, प्रोसेस तो मुझे पता चल गया, एक मोटा मोटी फिगर अगर लोग जैसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखो इंडिया में हिटिंग 1 CR सबका ड्रीम है, मतलब कि भाई 25, बिकॉज मैक्सिमम जो इस फील्ड में अभी हम लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 24 का हूँ, है ना, अब मेरे से भी छोटे छोटे लोग हैं जो इस स्पेस में हैं, परफॉर्म करना चाह रहे हैं, पैसा बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे छोटा पैसा देखिए यू आर लाइक, मतलब हैविंग एक्सेस ऑफ बिग कैपिटल, तो सबको बनाना है 1 करोड़, 100 के सबको बनाना है, उस केस में लाइक क्या अप्रोच है, क्या वो है? सर देखो, टैक्सेशन ना, हमारा टैक्स फाइल करने का ना तरीका थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे सर, बताइए। ठीक है, हम टैक्स फाइलिंग करते हैं नॉट बेस्ड ऑन योर कि आपको क्या रिपोर्ट करना है, नॉट बेस्ड ऑन कि आप का क्या हो रहा है। हम टैक्स फाइलिंग करते हैं क्योंकि क्लाइंट कभी सच नहीं बोलता और सीए से तो बिल्कुल नहीं बोलता। वैसे मैंने सुना है कि लॉयर और सीए से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज के क्लाइंट ना बोलते नहीं है। ठीक है, हाँ। तो हम टैक्सेशन में इनकम फाइल करते हैं बेस्ड ऑन योर जनरल थिंग्स, मतलब आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपका घर कहाँ है, अच्छा, आपके रहन सहन कैसा है। अच्छा। क्योंकि अगर कल को आपको इनकम टैक्स उठा भी ले फेसबुक से हाँ। या आपके व्हाट्सएप से, हाँ। तो आप जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ मेरे पास ये सब है, ये रिपोर्टेड है। ओके। तो हम उसके हिसाब से आपकी इनकम को डिक्लेयर करते हैं। अगर आप 1 CR बनाते हो हाँ। और आप बहुत छोटे किसी एरिया में रहते हो हाँ। और आपने कोई कुछ उसका किया नहीं है, तो वी विल रिपोर्ट अ जनरल इनकम की वही 5-6 लाख रुपए रिपोर्ट होंगे। अगर आपने उस साल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो शायद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 30-40-50 लाख रुपए रिपोर्ट करनी। अच्छा, तो सिचुएशन के बेसिस पे, सिचुएशन और अमाउंट और ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ये सारी चीजें चलती हैं। ये प्योर आपकी असेसमेंट का सीन है। अच्छा, एक और चीज जो मेरे दिमाग में भाई आया है, यूजुअली जैसे मतलब आई डोंट नो आप कितना चार्ज करते हो, राइट, यूजुअली एक आइडल जो लोग है ना, मतलब इनकम टैक्स रिपोर्ट भरना नहीं चाहते, ये किसकी, मतलब ये कितना मैंडेटरी है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख ही कमाया, तो क्या मुझे, मतलब एज अ सीए पर्सपेक्टिव से मुझे टैक्स फाइल करनी चाहिए, भले मैं टैक्स दूं या ना दूं? मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, आईटीआर बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। देखिए, आईटीआर फाइल करना ना ही मैंडेटरी के साथ में आपकी आज की डेट में नीड है। अच्छा, आज की डेट में हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको आईटीआर चाहिए ही। चाहिए। कभी ना कभी आप प्लान करोगे ही कि घर खरीदने के लिए लोन लूंगा, या दुकान खरीदने के लिए लोन लूंगा, या बच्चों के लिए लोन लूंगा, कुछ भी आप प्लान करोगे आपको आईटीआर चाहिए ही। तो इंस्टेड ऑफ कि आप छुपाओ, अपनी इनकम को रिपोर्ट करना ज्यादा इजी है। टैक्सेशन इतना नहीं है जितना हम लोग हाइप बना के रखी हुई है हमने कि 31% का टैक्स। कहाँ है 31% का टैक्स? किस पे लगेगा 31% का टैक्स? दे कौन रहा है 31% का फुल? सही बात है, क्योंकि एट द एंड हम इस कन्वर्सेशन में हमने ये निकाला कि 6 जीएसटी के केसेस में आई थिंक वो 6% का हुआ है, एंड उधर आप 50% वैसे 40% क्लेम कर सकते हो एक्सपेंसेस। 50% क्लेम कर सकते हो। तो ये तो मतलब 31% तो कभी गया ही नहीं। Yes. अच्छा भाई, एक केस बताता हूँ, लाइक मेरे डिस्कॉर्ड में एक बंदा था जिसने आपसे कंसल्ट करी हुई कभी, आई डोंट नो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने मतलब बेसिकली लाइव में उसने पूछा कि भाई सीए किससे बात करूँ, तो मेरे दिमाग में आपका आया था, तो मैंने बताया, तो कह रहा था भाई आपने बहुत डरा दिया उसको आपने इतना सच बोल दिया कि बेचारा वो ट्रेडिंग कर रहा है। भाई ट्रेडिंग करो कि अभी क्या समझ में नहीं आ रहा। सर देखिए, अगर कोई फॉरेक्स में मेरे से कहेगा कि मेरे को ब्रोकर के पास ट्रेड करना है, तो मैं उसे कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि हाँ तो ब्रोकर के पास ब्लैंकेट ट्रेड कर। अच्छा, ठीक है, अब मेरे से कोई आके कहे कि मुझे 10 लाख रुपए डालने हैं। अच्छा भाई, सही टॉपिक याद दिलाया। हाँ बोलो फिर। मैं P2P करके वो पैसा हवाला के थ्रू रूट करके, और मैं वो P2P के थ्रू अपना खरीद के ला रहा हूँ क्रिप्टो, और उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और उसके बाद वो जो ट्रेड से पैसा मैं निकालूंगा वो भी मैं इसी रूट से निकालूंगा, या मैं उसको डिफरेंट रूट से ले जाऊंगा, तो वो मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है। हम कभी भी किसी को भी ये गलत चीजों पे सलाह नहीं देते। ठीक है, हम इनकम टैक्स या इसको बचाने के लिए हम तरीका बताते हैं जो कि एक्ट में हो।
ओके हम वो तरीका नहीं बताएंगे कि जो एक्ट में ही ना हो। जैसे भाई जैसे हर चीज का लूपहोल है, स्पेशली इंडियन लॉज में या एक्ट्स Yes. में कहीं ना कहीं लूपहोल है भाई। यस तो वो चीज तो आप लाइक एज अ प्रोफेशनल आप बता सकते हो एजुकेशन पर्पस, उसको एक्सरसाइज करना उस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ वो मेरे ऊपर है। यस बट आप उसको एक बार कंसल्ट करते हो भाई ये देख ये पंगा है, अगर तू ये रूट लेता है तेरी किस्मत, अगर कुछ लूप होल हुआ तो फंस सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तू जिम्मेदार होगा, ऐसा कुछ, राइट? देखिए मैं दो चीजें इस पे कहता हूँ, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक है लूप होल, लूप होल इज एडवाइज टू बी यूज्ड, या ठीक है। लूप होल का मतलब है सिंपल सीधा सा, एक्ट में कोई चीज छूट गई और मैंने उसको पकड़ लिया, होता है ये, मैं उसको यूज कर सकता हूँ और मैं तब तक करूंगा जब तक इसका एक्ट रिवाइज नहीं होता, ठीक है। और उसमें मुझे ना ही इनकम टैक्स रोक सकता है, ना ही मुझे कोई कानून रोक सकता है, क्योंकि मैंने कानून के अकॉर्डिंग रहकर सब चीजें की हैं, उसको कहते हैं लूप होल। जो एडवाइस के लिए आते हैं, ठीक है, वो आते हैं इलीगल चीज के लिए। अच्छा हाँ, फिर तो हाँ, इलीगल चीज के लिए मैं एडवाइस नहीं कर सकता, मैं उसको ना ही बोलूंगा, ठीक है। मैं उसको बता देता हूँ कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब उन कॉन्सिक्वेंसेस से बंदा डर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई अब मुझे इस बात पे बताओ कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं फॉरेक्स ब्रोकर्स का यूज करके अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उस पर मेरे को टैक्सेस कैसे भरने। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक्सएनएस है, फॉर एग्जांपल एक्जेम है, टिकमेल है, ब्लूबेरी मार्केट्स है, देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, एंड ये सारे ऑफशोर ब्रोकर है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एनी हाउ P2P का यूज करके फलाना ढिमकाना। उस केसेस में क्या मेरे को कैसे टैक्सेशन फाइल करनी है अपनी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50 लाख रुपए एक्सएनएस पे डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे कैसे टैक्स फाइल करनी है अगर मैंने प्रॉफिट बनाया तो? क्योंकि ये चीज इलीगल है, ठीक है, पहली चीज तो ये इलीगल है भाई, वो ग्रे एरिया है ना, मतलब वहाँ ग्रे एरिया नहीं, एक्सएनएस पे ट्रेड करना ग्रे एरिया नहीं है। मतलब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जो मुझे पता है कि फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग हम तभी किसी लॉ को वायलेट करते हैं या तो हम फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करें, आई थिंक ऐसा ही कुछ है। सर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इट्स नॉन कंप्लायंस अंडर द सेबी एंड द MCX। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज द CFT। हाँ ठीक है, CFT डेरिवेटिव है, ये हमने बात करी थी। डेरिवेटिव ट्रेडिंग डायरेक्टली मैं अपने लिए नहीं कर सकता क्योंकि वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग MCX का नॉन वायलेशन है। ओके, तो बेसिकली जो एक्सएनएस वाले करवा रहे हैं वो अपने लिए करवा रहे हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे हैं। इज इट व्हाट यू ट्राइंग टू से? नहीं, एक्सएनएस में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप वेंटेज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एक्सएम में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट ये हो रहा है ना सर, सबके सामने हो रहा है। आप इसको करते रहो, इसके जो इफ एंड कॉन्स होंगे वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसको इनकम में रिपोर्ट करने का मैं तरीका बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हो। है ये इलीगल? मेरे से पूछोगे तो मैं इलीगल ही बोलूंगा इसको, ठीक है। सभी वैसे टू बी ऑनेस्ट पारस भाई इज टू ब्लंट बिकॉज सब बोलते हैं ग्रे एरिया है कुछ, भाई डायरेक्टली सेइंग इलीगल है, भाई मत कर। हाउ गो अहेड विद टैक्सेशन। ब्रोकर ट्रेडिंग इलीगल है। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में दो कैटेगरी हैं, एक इंडियन कनेक्शन, एक नॉन इंडियन कनेक्शन। नॉन इंडियन कनेक्शन ग्रे कुछ नहीं होता, नॉन इंडियन कनेक्शन लीगल है और जो इंडियन कनेक्शन है वो इलीगल है क्योंकि वो ब्रोकर सेगमेंट को कवर कर लेती है। इस वजह से ब्रोकर ट्रेडिंग इलीगल है। आप करते हो, आपको करने, आप मैंने बताया ना कि आप मर्डर भी कर दोगे, इनकम टैक्स उस पर भी लगता है। नहीं वही कंप्लायंसेस क्या होंगे वो एक अलग बात है, मतलब फेमा में क्या होगा, PMLA में क्या होगा वो एक अलग बात है। वो जब होगा तब देखेंगे, वो भी क्वांटम पे होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि 20 लाख लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं और PMLA के अकॉर्डिंग या फेमा के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जेल है 10 साल की लेट से या 7 साल की जेल है, तो 10 लाख लोगों को जेल में नहीं डाल सकता, ऑब्वियसली, ठीक है। तो सो ऑफ कोर्स की या तो उसके ऊपर रूलिंग आ जाएगी या उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट बैन लगा के छोड़ देंगे या फिर उनको वार्निंग देके छोड़ देंगे या कुछ एक को डाल भी सकते हैं वो एग्जांपल सेट करने के लिए। ठीक है भाई, बैक टू द टॉपिक की लेट्स सपोज चलो लीगल है नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। इसके टैक्सेशन में जो हम फाइल करते हैं, जो फाइल करना चाहिए, उसका सही तरीका ये है कि जो आपने क्रिप्टो बाय करे, जैसे मैं एक्सएनएस में डिपॉजिट करने के लिए P2P से करता हूं, मैं आप क्रिप्टो बाय करे आपने। नहीं P2P में तो वहां सीधा वो बैंक अकाउंट देते हैं, बेसिकली एक इंडियन बैंक अकाउंट जिसमें डिपॉजिट करना होता है। हाँ, बैकएंड में वो P2P ही हो रहा है, एवरीवन नोज वो USDT बाय कर रहे हैं। इस केस में P2P के केस में अलग चीज लगेगी और क्रिप्टो के केस में अलग चीज लगेगी। P2P अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको सलाह दूंगा अभी से बंद कर दो। नहीं आप क्योंकि आप दो जगह नॉन कंप्लायंस हो गए। अच्छा, एक्सएनएस पे तो हुए एक्सएनएस पे P2P गया तो अलग से गए, PMLA में और हुआ है।
अच्छा, क्योंकि वो जो P2P हो रहा है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसका बेस क्या है, बैक स्टोरी किसको पता है? बैक स्टोरी मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, बैक स्टोरी क्या है कि आपने सुना होगा कि 45,000 करोड़ का या 4500 करोड़ का या 450 करोड़ का जीएसटी स्कैम मेरठ में हुआ है, सुना है? एंट्रीज का काम सुना है? जैसे अभी राजस्थान में 600 करोड़ का हुआ है। 600 करोड़ होता है। ये वही कंपनियां हैं जो एक्सएनएस के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, ओके, फेयर इनफ। ठीक है, यहाँ से पैसा जो वहां जाता है उसके ऊपर जीएसटी के इनपुट खरीदे जाते हैं और वहां से वो सेट ऑफ होता है। वो पैसा फाइनली हवाला के थ्रू इंडिया के बाहर भेजा जाता है और एक्सएनएस को रिसीव होता है। दिस द होल प्रोसेस। इसमें क्रिप्टो कहीं नहीं आता, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जब भी लिपटेगी तो इसकी जितनी भी चेन होगी आगे वो सारी लिपटेगी। इसको नहीं करना है किसी भी हाल में। उससे नहीं, बढ़िया अब कोई कर रहा है भाई, मान के चलो कर रहा है, अपने कॉन्सिक्वेंसेस कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस पे कर रहा तो है, टैक्स तो भरे एटलीस्ट। टैक्स भरने के लिए जो उसका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को टोटल एग्रीगेट ऑल कमोडिटीज, ऑल पेयर्स, एवरीथिंग इंक्लूसिव उठा के उसको किसी भी नाम से, क्योंकि नाम देना पड़ता है, किसी भी नाम से स्पेकुलेटिव इनकम में डाल। गैम्बलिंग मतलब गैम्बलिंग इनकम, गैम्बलिंग इनकम नहीं है, स्पेकुलेटिव। अच्छा, अलग है। इनकम टैक्स के आईटीआर 4 में 2 बिजनेस काउंट होते हैं, एक स्पेकुलेटिव, एक नॉन स्पेकुलेटिव। अच्छा, नॉन स्पेकुलेटिव इज जनरल बिजनेस, लेकिन अगर किसी चीज में आप गैम्बलिंग टाइप एक्टिविटी करने लगते हो तो वो स्पेकुलेटिव में काउंट होता है। पहले इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग काउंट होती थी, लेकिन 2018 के आसपास इसके ऊपर बैन लगा के इसको नॉर्मल बिजनेस इनकम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अभी स्पेकुलेटिव इनकम का कॉलम खाली है। अच्छा, तो वहां पे आप ये डाल के अपनी इनकम को रिपोर्ट कर। कितने % लगता है भाई इस पे? नॉर्मल, मतलब नॉर्मल आपका स्लैब में आएगा। अच्छा, स्लैब में ही आएगा वो, कुछ अलग से नहीं है, बस कैटेगरी डिफाइंड है। स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव इसलिए क्योंकि कल को अगर एक्सएनएस पकड़ ले, ईडी, एक्सएनएस या किसी ब्रोकर को, एक्सएनएस बार-बार निकलता है, ठीक है, किसी भी ब्रोकर को पकड़ ले तो यू हैव अ सिंपैथी कार्ड। हाँ, कि भाई मैंने तो रिपोर्ट किया, मुझे पता है। मतलब रिपोर्टिंग इज वे मोर इम्पोर्टेंट। मतलब बताओ, ठीक है, टैक्स तो मतलब देयर आर वेज यू कैन सेव और मतलब कंसल्ट करके, बट रिपोर्ट करो। चाहे आप 10 लाख कमा रहे हो, चाहे 5 लाख कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, रिपोर्ट करो, सो दैट उनको भी तो रहे कि चल इसने रिपोर्ट तो किया सामने से। मतलब बिल्कुल ही जैसे होता ना कि जैसे हम कोई भी क्राइम करते हैं, इट्स लाइक कि जज के पास जाके, भाई मैं कोऑपरेट करूंगा सर, मुझे वो दे दो, वो बेल बोलते ना कि एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। इट्स लाइक दिस। तो मुझे बहुत मजा आया पारस भाई से बात करके। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इन डेप्थ इन्होंने हर चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया। बाकी भाई लास्ट एक चीज़ जो आप बोलना चाहोगे मेरे ऑडियंस को अबाउट टैक्स एंड एवरीथिंग, फाइलिंग एंड ऑल, तो वो आप मुझे लास्ट चीज़ बता के जाओ। दुबई के बारे में भूल जाओ। यस, इंडिया में रह करके इंडिया के टैक्स को कंप्लाई करते हुए ट्रेडिंग करो। इंडिया भी ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे। शायद कुछ टाइम में गवर्नमेंट को हमारा ख्याल आए और प्रोफर्म को प्योरली लीगल कर दिया जाए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीएफटी लीगल होगी या नहीं ये हमें पता नहीं, ठीक है, आज की डेट में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अगर काफी सारी मेजॉरिटी एफएनओ से निकल के इधर आती है तो शायद इसके भी लीगल के चांस बन सकते हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि प्रोफर्म में ट्रेड करो इंस्टेड ऑफ अपनी पर्सनल कैपिटल लगाने के, क्योंकि पर्सनल कैपिटल में एक तो कैपिटल का भी रिस्क है और दूसरा लीगैलिटी का भी रिस्क है। तो रिस्क इतना ज्यादा डबल रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। चलो भाई, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए हमारे, और बहुत मजा आया मुझे शो पे। क्या मतलब भाई को मैंने स्पेशली मैसेज किया कि भाई एक ये, क्योंकि एक इंसिडेंस हुआ जो मैं भी गया हुआ था मुंबई एक्सपो में, वहाँ पे एक बंदा लाइक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन से लोगों को मतलब बता रहा था कि ऐसा। मैंने कहा यार क्यों ना एक प्रोफेशनल से बात करी जाए, उनको हायर करके, मतलब उनको अपने शो पे बुला के, अपने वीडियो में बुला के। एंड मुझे भाई लिटरली बहुत मजा आया, बहुत सारा मुझे इनसाइट पता चला एज ए क्रिएटर जो मैं इतने टाइम से हूँ। अब मेरी फट रही है कुछ चीज़ों को लेके जो आगे मैं ख्याल करूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।